पैटर्न हमने देखा है कि भाई पल्प क्या है कि भागती दौड़ती जीवन में आपको ट्रेन की यात्रा, बस की यात्रा, किसी भी तरह की यात्रा, या आप 2 दिन के लिए आउट स्टेशन में कहीं जा रहे हैं तो आप एक आसानी से कोई किताब ख़त्म कर लें या कोई मैगज़ीन ख़त्म कर लें। तो पल्प की परिभाषा में तो इसी तर्ज पर पॉपुलर लिटरेचर भारत में और हिंदी का पॉपुलर लिटरेचर जो पिछले 20 सालों में फैला, उसी अंदाज में लिखा गया। अब ये किताब जिस पर हम बात कर रहे हैं, साए की शर्त, भी इसी पॉपुलर कैटेगरी के अंदर आती है, पॉपुलर लिटरेचर के अंदर, जो अपने आप में ज़्यादा आपको गंभीर होने की मांग नहीं करती है। और इसमें भी 2 तरीके हैं इसको पढ़ने के। जो व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा लॉजिक की खोज में इस किताब को पढ़ेगा तो 10 पेज पढ़ के रख देगा, और एक व्यक्ति होगा कि भाई चलो लॉजिक काम भर का कहीं उपयोग में आएगा नहीं आएगा, मैं एक बार पढ़ तो डालता हूँ मेरी अपनी समझ के अनुरूप, तो वो उसको पढ़ लेगा। जिस तरह से कि भाई दाल है, दाल को और खूबसूरत बनाने के लिए तड़का हो गया तो अभी ठीक है, तड़का नहीं लगा कोई बात नहीं, दाल मेरे सामने परोसी है तो इसको आज पी तो लिया जाए। उसके बाद मेरा आस्वादन, मेरा स्वाद इसके प्रति क्या रहा, वो मेरे अपने व्यक्तिगत निजी अनुभव हो सकते हैं, चाहे किताब पढ़ने को लेकर हो या खाने की चीज़ को लेकर हो। तो उसी तरह से ये साए की शर्त भी एक रफ्तार से, गति से लिखा गया एक छोटा नॉवल है, नॉवेला भी कह सकते हैं, जो मैंने अभी आपको पहले बताया। और इसमें अब मैंने कहा कि लॉजिक के धरातल पे अगर आप बिल्कुल भी विचार नहीं करेंगे और आप कहोगे कि एक बार मैं इसको पढ़ जरूर डालता हूँ लॉजिक के धरातल पे, तो फिर खूबी खामी में फिर आप और उलझ जाएंगे कि भाई इसके प्लस पॉइंट्स क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, ये किरदार को एक चीज़ें ये भी जोड़ देनी चाहिए थी। तो मोटे तौर पर एक जो लेखक बताने की कोशिश कर रहा है कि भास्कर नाम का युवक है जो बम्बई में फिल्म इंडस्ट्री में या पटकथा लेखन में या नाट्य लेखन में नाम कमाना चाहता है। नाम कमाने 5 साल हो गए हैं उसको स्ट्रगल करते करते। स्ट्रगल करने के साथ साथ वो उस बम्बई शहर से माया नगरी को जिस भी स्वरूप में देख रहा है, उसका चित्रण थोड़े अर्थों में इस उपन्यास में कहीं कहीं आता है। और देखते देखते महसूस करता है कि भाई मेरी इस शहर में शायद कुछ होने वाला नहीं, और एकदम से कुछ घटना ऐसी घटित होती है एक के बाद एक कि उसके जीवन में कुछ कुछ चीज़ें हलचल लेती है, आकार लेती है। एक व्यक्ति मिलता है अमित वर्मा नाम का उसको चाय की थड़ी पर, मंगल काका की चाचा की चाय की थड़ी पर, और वो कहता है कि भाई अब मेरी तो उम्र हो गई है और मैं एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस को जानता हूँ जहाँ पर एक स्टार किड को लेखक के रूप में अपने आप को स्थापित करना है, तो क्या आपके पास ऐसा कुछ मटेरियल है जो उनके लायक हो सकता है, और नहीं है तो भी आप ऐसा कुछ लिखिए उनके लिए। वो स्लम के ऊपर कुछ बनाना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं और अपने आप को बाज़ार में लॉन्च करना चाहते हैं, और ये लॉन्चिंग कोई आम लॉन्चिंग नहीं होगी, इस भव्य तरीके की लॉन्चिंग होगी कि भाई सब लोग, प्रेस मीडिया इसको नोटिस करें। तो वो पहले तो आनाकानी करते हैं, फिर वो मान जाते हैं कि चलिए मैं कोशिश करता हूँ। फिर वो कोशिश करने में वहाँ पर एक पेज अटकता है कि भाई अमित वर्मा कहते हैं कि भाई आपका नाम नहीं आएगा, आपको गोस्ट राइटर के रूप में, गोस्ट राइटर ऐसा राइटर होता है जिसका नाम नहीं आता, सारी मेहनत उसी की होती है लेकिन नाम किसी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति का होता है, उसको गोस्ट राइटिंग प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं। तो उस प्रोजेक्ट के तहत उसको 50,000 रुपये मिलते हैं, और वो बड़ी मुश्किल से द्वंद्व की अवस्था में कहता है कि भाई कलाकार को अपनी कला को कितना मार देना चाहिए, या क्या वाकई इस शहर में कला की कद्र है या नहीं। इस तरह के द्वंद्व में जैसे तैसे वो लिख के देता है, और लिख के देते हुए उनसे पिंड छुड़ाने की कोशिश करता है, और उसी ऊहापोह में एक नाट्य मंडल से जा टकराता है। दहलीज नाम का नाट्य मंडल है जो मुंबई के एक बोरीवली इलाके में वहाँ पर अपनी नाट्य प्रस्तुतियाँ या रिहर्सल करते हैं गाए बगाए। तो उनसे टकराता है, उन कलाकारों से परिचय होता है, और परिचय होने के बाद पता चलता है कि वो भी भटके हुए या अपनी राह को तलाशते कुछ ऐसे मनमौजी नवयुवक हैं जो इस माया नगरी में कुछ करना चाहते हैं और अपना आकाश तलाशना चाहते हैं। तो उन दोनों की पटरी सम पर बैठेगी या नहीं बैठेगी, ये कथानक में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो फिर कहते हैं कि हम लोग एक नाटक खेलते हैं। मैंने काफ़ी समय पहले जिस स्थान पर मैं रहता हूँ, वो टीन के पतरे का वो छोटा सा मकान, जो टीन का पतरा मुझे मेरे संघर्ष, गाढ़े संघर्ष की रात दिन याद दिलाता है कि ये संघर्ष इतना भयावह है मेरे लिए। वो टीन अलग अलग अर्थों में मेरे कान में शोर के रूप में तब्दील, और मुझे अलग तरह से बहुत सी चीज़ों के चित्र मेरे सामने खींचता रहता है। तो एक नाटक करते हैं वो छाँव की तलाश में, उसकी भूमिका बनाई जाती है छाँव की तलाश में नाटक करने, और जो जो किरदार उस नाट्य मंडल में होते हैं उनको अपनी अपनी भूमिका सौंप दी जाती है।
और नाटक का दिन आता है और नाट्य मंचन के बाद देखते हैं कि लोगों में उसको एक छोटा सा एप्रिसिएशन मिलने की एक स्थान निर्मित हो रहा है और धीरे धीरे नाट्य मंडल द्वारा वो नाटक काफ़ी दिन तक खेला जाता है। काफ़ी दिन तक खेलने के बाद उसकी पॉपुलैरिटी के बाद वो लगभग 20 दिन खेल के उसको सोचते हैं कि अब जितना खपाना था इसको खपा दिया गया और अब कुछ दूसरा खेला जाएगा या कुछ और चीज़ कही जाएगी। और भास्कर जो अपने द्वंद्व में भी है, महत्वाकांक्षा में भी है, वो कई सारे उधेड़-बुन में एक साथ चल रहा है और वो दूसरे नाटक की भी भूमिका बनाता है कि नियति वाले नाटक की, नादानी और नियति वाले की, कि दूसरा नाटक खेलेंगे। तब वहाँ पर जो नाट्य टोली होती है वो उनसे सवाल करती है कि सर, आपके हर बार जो मेन कथा नायिका होती है वो जानकी ही क्यों है? जानकी केंद्रीय पात्र है और आपकी कथा नायिका केंद्रित होती है और अंत में त्रासद अंत होता है कि आपकी नायिका इस दुनिया से विदा लेती है। तो सर, ये बार बार आप इस तरह के त्रासदपूर्ण नाटक क्यों लिखते हैं या त्रासदपूर्ण कहानियाँ आपको क्यों आकर्षित कर रही है? तो उस तरह से उनके जीवन में ऐसा क्या घटित हो गया, वो नाट्य मंडली की उत्सुकता होती है कि भाई सर बताइए हम लोगों को। तो वो बहुत टालम टोल करता है और अंत में जाके बताता है कि भाई जब उस टीन के पटरे में लिख रहा था तो किसी दिन मुझे एक सपना आया कि एक सपने में मुझे साड़ी में एक युवती नज़र आई और वो मुझे जानकी के समान लगी, जो ये जानकी का पात्र मैं रचता हूँ बार बार, और उसके बाद वो सपना टूट गया। तो मुझे लगता है कि मेरी एक प्रेरणा स्रोत के रूप में एक जानकी है जो मेरे इस राह में मुझे मदद कर रही है और मेरी शायद तरक्की में भी एक बड़ी इस स्थान उसका है, जानकी का। तो वो इसी वजह से मैंने एक ट्रेडमार्क स्थापित कर दिया जानकी, और मैं हर कथा या हर नाटक जो भी लिखूँगा वो जानकी नाम से ही लिखूँगा और इसकी कोशिश करूँगा कि त्रासद अंत हो। तो अब त्रासद अंत के बारे में वो एक और बात कहता है कि लोग चाहते हैं कि त्रासद अंत को देखकर सुखांत महसूस करना चाहते हैं, उनको ट्रेजेडी में आनंद प्राप्ति होती है, लोगों को सुखांत में आनंद प्राप्ति नहीं होती, वो किसी के दुख को देख के आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हाथों हाथ बिक जाता है, जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। इस वजह से मैं त्रासदपूर्ण नाटक ही बार बार लिखने की चेष्टा करूँगा, ऐसी मेरे दिमाग में विचार है। तो ये ट्रेडमार्क ये मेरा बन गया। फिर वो समझाता है कि मैंने ऐसा ट्रेडमार्क क्यों बनाया और वो दूसरे नाटक की भी रिहर्सल करते हैं। फिर यहाँ पर और सारे पात्रों का जुड़ना होता है। एक किरण उसमें एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होती है, जो कई सारे पात्र होते हैं, और किरण का हमारे नायक भास्कर के प्रति लगाव होता है और उन दोनों में धीरे धीरे एक प्रेम विकसित होता है, जिस तरह से इस पुस्तक में बताया गया। प्रेम विकसित होने के बाद बात विवाह तक जाती है और उनका विवाह हो जाता है। नाटक में एक तरफ पैरेलल ये ट्रैक भी बराबर चल रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे उत्तरोत्तर कहानी आगे बढ़ रही है और दूसरे नाटक का भी नाट्य मंचन खेला जा रहा है, उसको अपने अपार्टमेंट में बैठे बैठे 14वें फ्लोर पे कोई उसको आवाज़ दे रहा है, कोई एक रोशनी उसको बुला रही है, मतलब उसको मति भ्रम हो रहा है, इस तरह का एक भ्रम हो रहा है, भ्रम की अवस्था हो रही है। और भास्कर वो 14वें फ्लोर पे जाता है, जिस बिल्डिंग अपार्टमेंट में वो रहता है, वहाँ जानकी उससे मिल रही है और जानकी कह रही है कि आपको मुझे मुक्त करना ही होगा, कि मैं समय चक्र में उलझ गई हूँ और कई जन्मों से मैं आपके प्रेम में हूँ और कई जन्मों से प्रेम में हूँ और केवल आपकी लेखनी ही मुझे मुक्त कर सकती है कि आप जो त्रासदपूर्ण नायिका का चित्रण कर रहे हैं, त्रासदपूर्ण नायिका का चित्रण ना करते हुए उसको एक सुखांत अंत की तरफ ले जाइए, हैप्पी एंडिंग की तरफ ले जाइए। तो शायद इस समय चक्र से जो मैं उलझ गई हूँ और ये सर्कल वर्तुल बार बार घूम रहा है, इससे मुझे छटपटाहट से मुक्ति मिल जाएगी। तो मुझे इससे मुक्त कर दीजिए भास्कर, मैं आपकी बड़ी ऋणी रहूँगी। इस तरह के उसके विचार रहते हैं। तो वो वहाँ पर भास्कर वापस द्वंद्व की अवस्था में होता है कि भाई मुझे ख्याति भी मिल रही है, क्या मुझे अंत बदलने चाहिए, क्या मुझे नए नाटक लिखने चाहिए, और उनको कई सारे नए नाटकों की कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रही है 5 अलग अलग नाट्य मंडली के द्वारा या अलग अलग प्रोडक्शन हाउस के द्वारा, जो भी कह लीजिए आप, और सब में वो त्रासद अंत ही लिख रहे हैं। और वो त्रासद अंत वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई ये मेरा ट्रेडमार्क स्टाइल है और लोगों को ये देखना है। और यहाँ पर उत्तरोत्तर ऐसा होता है कि उनके विवाह के बाद वो लगता है कि हमारा वैवाहिक जीवन में कुछ
गड़बड़ियाँ हो रही है या मेरे साथ भी कुछ गड़बड़ियाँ हो रही है, और बार बार उनके दिमाग में जान की अलग अलग अर्थों में उनको नज़र आने लग जाती है। कभी उनके अपार्टमेंट में खिड़की के पास, कभी उनको अलग तरह से और भी नज़र आने लगती है। और जितना वो जानकी उस उनके अंदर नज़र आ रही है, उनके दिमाग में द्वंद्वात्मक अवस्था उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है भास्कर की, कि मुझे ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। और कहानी के अंत की तरफ, समाप्ति की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो पता चलता है कि भाई किरण से जो इनका ब्याह हुआ था कि वो अब प्रेग्नेंट हो गई है, और उनकी प्रेगनेंसी का समय पूरा हो रहा है। तो डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर बताते हैं कि उनमें कई सारी कॉम्प्लिकेसीज हैं, शायद डिलीवरी ये ठीक नहीं बैठेगी, और उनको एनीमिया की शिकायत भी है। बड़ी ये रिस्क पूर्ण डिलीवरी होगी, तो हम तो चाहेंगे कि ठीक ठाक हो जाए। और यहाँ पर भास्कर की तैयारी मानसिक स्तर पे एक तरफ इस तल पे ये भी हो जाती है कि मैं एक नया नाटक खेलूँगा। देवराज और एक का पहाड़ों में देवराज का एक नाटक खेला जाता है, जो एक शापित व्यक्ति होता है, तीसरा नाटक, और उसके अंत में सुखांत करूँगा। वो वहाँ तक अपने आप को मानसिक स्तर पे तैयार कर लेता है। वो देवराज को मुक्ति के बाद, उस महिला को, पहाड़ों में रहने वाली महिला को मुक्ति के बाद वो एक सुखांत अंत की तरफ आएगा। लेकिन अब अंत में पत्नी की मृत्यु के बाद कॉम्प्लिकेसी जो प्रेगनेंसी के समय घटित हुई है, फिर वो नाटक मंचन होता है, और उसके पोस्टर पे खून से सना एक साए का एक पोस्टर होता है। खून से सने साए के पोस्टर में लोगों को पता नहीं होता है कि ये नाटक सुखांत जाएगा या दुखांत की तरफ जाएगा। क्या ये वही ट्रेजेडी की तरफ जाएगा जिसके लिए हमारे जो नाट्य कथा लेखक हैं भास्कर जाने जाते हैं? तो अंत तक लोगों को पता नहीं होता है, और वो मंच पर स्वयं किरदार निभा रहे हैं। और जोया एक समय उनकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी, जो अब प्रमुख पात्र के रूप में आ गई है, क्योंकि दहलीज से उनकी कहा सुनी हो गई थी। ईगो क्लैशेज हो जाते हैं कई बार कलाकारों में, या कई सारे ग्रुप में हो जाते हैं, वाद विवाद हो जाते हैं, सहमतियाँ असहमतियाँ हो जाती हैं, हम दो राहे पर पहुंच जाते हैं। कई बार हमारा देखने का नज़रिया जीवन का अलग अलग भिन्न मतताएँ हो जाती, उस वजह से उनके मार्ग अलग अलग हो गए। तो अब जो जोया, जो पहले कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी, जो उनके दहलीज ग्रुप में शामिल हुई थी, वो प्रमुख महिला का पात्र निभा रही है इस नाटक में, देवराज वाले नाटक में, और वो स्वयं देवराज। और अंत में फिर वो नाटक को दुखांत की तरफ ले जाते हैं, दुखांत की तरफ ले जाते हैं। और यहाँ पर वो एक चीज़ और करते हैं, जो जानकी की शर्त थी कि ये नाटक सुखांत होने के साथ इसका हर जगह प्रशंसा भी होनी चाहिए, मीडिया में इसकी रिपोर्ट भी आनी चाहिए, और ये इस तरह से सब लोगों के ज़ुबान पर हो कि मैं हंसी खुशी इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मुझे इस समय चक्र से मुक्ति मिल जाए। लेकिन वो किरण की मौत के बाद वापस ऐसा लगता है कि मुझे इस प्रेत आत्मा से प्रतिशोध लेना है, और प्रतिशोध के लिए तुरंत उनके दिमाग में आता है दशानंद के रूप में कि भाई मैं नाटक का वापस अंत वैसा ही करूँगा जो मेरा एक ट्रेडमार्क स्टाइल है, और वह अंत वापस बदल देते हैं। और जो कहानी शायद अंतिम दृश्य में यही होता है कि नाट्य के सफल मंचन के बाद, सोशल मीडिया पर और कई जगह पॉपुलर होने के बाद, वो अपने सोफे पर बैठे हैं और शाम के समय अपने ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं, और वो साया फिर से खिड़की के पास आता है, उनको परेशान करता है, लेकिन अब उनको उस साए की परवाह नहीं। यहाँ पर ये कहानी खत्म है। ये है साए की शर्त। तो 4 बार पढ़ी है। मैंने तो 4 बार पढ़ी है। हाँ। तो जो नहीं पढ़ के आए, मैंने कहानी तो बता दी। अच्छा, आप इनका रोल कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। एक तो नहीं पढ़ के आना, फिर यहाँ इतना ऊपर तक चढ़ना, 2 काम तो मुश्किल है। इस ऊंचाई पर आने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अब क्या है कि मेरे जो भी मत रहे इसको पढ़ने पे आप सब अपनी राय दे दें, फिर आगे मैं अपने जो मत रहे, जो मुझे महसूस हुआ है, बस मैंने शुरू में एक बात स्पष्ट कर दी थी कि आप इसको पॉपुलर उस श्रेणी का समझ के पढ़ेंगे तो आप इसको पढ़ पाएंगे, और आप समझेंगे कि मैं कुछ गंभीर साहित्य पढ़ रहा हूँ और मुझे इस साहित्य से बहुत कुछ ग्रहण करना है, या कल से मेरा जीवन बदल जाएगा, तो ये पुस्तक आपके लिए नहीं। आप अपना भी समय बिगाड़ रहे हैं, और पुस्तक भी आपको कुछ देने वाली नहीं। ये आपको एक दिमाग में स्पष्टता होनी चाहिए पढ़ते हुए।
सारे नॉवल सेल्फ हेल्प हो भी नहीं सकते ना। है सारे नॉवल सेल्फ हेल्प वाले हो भी नहीं सकते ना। हाँ सेल्फ हेल्प तो खैर अलग जॉनर हो गया। नॉवल या कहानियाँ बेसिकली हमारे दर्शन, इतिहास और मनोविज्ञान को हमको बताती है। सेल्फ हेल्प तो फिर जो अलग एक जॉनर अलग हो गया। genre है वो। हाँ हाँ हाँ। तो आप लोग जो भी पढ़ा हो आप लोगों ने बताइए, फिर मैं और भी बिंदु जोड़ दूंगा इसमें। शुरुआत आप ही करिए। मैंने तो बताया ना, कथानक तो बताया ही अब। थोड़ा हमें भी गाइड हो जाएगा क्या? पूरी कहानी तो आपको बता आपको इस उपन्यास ने कहाँ ले जाके छोड़ा, उस पर बात करें। है। तो आपको ये उपन्यास कहाँ लेकर के गया, आपने क्या महसूस किया, वो रखना है साथ। मैं तो अभी जस्ट पढ़ के आया हूँ। तो सबसे बढ़िया चीज है ना, सबसे गर्मा समोसा आप ही के पास ताजा ताजा ये मैं 23 को पढ़ रहा था ये, और 60 पेज पढ़ के मैंने फिर इसको छोड़ दिया था। फिर आज अभी पढ़ना शुरू किया वापस, क्योंकि चर्चा में भी आना था। तो मुझे शुरू में तो ऐसा लगा था कि 60 पेज तक मुझे भूमिका ही लगी इसकी, कि अभी भूमिका चल रही है। 80 पेज के बाद में ये मुझे कनेक्ट कर पाई थोड़ी सी, कहानी आगे बढ़ रही है। लास्ट में जाता जो आपने जो यहाँ पर चोट की है वो एक अलग ही थी, क्योंकि आपने शुरू में एक बार बता दिया 80 पेज के आसपास के अब जो भास्कर है, वो भास्कर जो कहानी को है सुकांत अंत देगा। लेकिन अंत में जाते जाते मुझे लगा कि ये भास्कर की भी गलती नहीं है। मानव की एक ये होती है कि भाई जब उसको कोई चोट पहुंचती है तो उसको प्रतिशोध लेने की भावना ये मन में अपने आप आ जाती है, चाहे वो कितना भी शांत स्वभाव का व्यक्ति क्यों ना हो। तो उसका एक बार पूरा परिवार ही खत्म हो गया, तो फिर उसको दुकान तक पहुंचाना लाजिम है, ज़रूरी है उसका भी, कि भाई उसके जो मन को शांति जो मिलेगा, सुकून जो मिलेगा, वो इसी में है। क्योंकि जो भी व्यक्ति है आजकल सुकून की तलाश में है, और भास्कर को अंत में सुकून कहाँ मिलने वाला था। लेकिन मैंने ये इमेजिन नहीं किया कि वहाँ तक जाते जाते, सोफे तक जाते जाते लास्ट में भास्कर ही एक बार। और फिर आपने जो जिस तरीके से उसको थोड़ा सा कहानी में लास्ट में जाता जानकी की हत्या की थी, मरमूम हत्या की थी, उसको थोड़ा और ज़्यादा एलिब्रेट कर सकते थे, वो मैंने महसूस किया था। क्योंकि मुझे शुरुआत में तो कहानी लगी थी बहुत धीरे चल रही थी, बहुत धीरे चल रही थी। फिर लास्ट में जाता तो कहानी बहुत तेज़ हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि लेखक अब कहानी को जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा है, कि इसको जल्दी इसी में ख़त्म कर दे। तो मुझे लगता था कि ये कहानी हो सकता है कि और आगे बढ़ेगी, और मैं इसके दूसरे पार्ट का थोड़ा सोच रहा था कि ये 140 पे ख़त्म हो गई, दूसरा पार्ट आएगा इसका। वहाँ पर मैंने कहा नहीं, दूसरा पार्ट का तो मैं विचार ही नहीं कर रहा हूँ कि आएगा तो भी बता दीजिएगा। हाँ, मैं वही सोच रहा था कि नहीं, इसका दूसरा पार्ट आएगा, कहीं ना कहीं सस्पेंस रखा जाएगा। वो नहीं मिला था मुझे। बाकी एक बार इस कहानी ने मुझे डिस्कनेक्ट कर दिया, मुझे खुद को, कि मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। और इसका एक रीज़न भी था, क्योंकि मैं अभी वर्तमान में जैसे श्याम एक बार फिर मिल जाते, दिनकर जोशी को पढ़ रहा था और राधा को पढ़ रहा था, तो इनको पढ़ रहा था, तो वो थोड़ी पौराणिक कहानियाँ हो गई, और ये एकदम से थ्रिलर आ गया। तो इसकी वजह से भी थोड़ा, क्या आप जिस जनर में रहते हैं, जिस जोन में रहते हैं, पढ़ते हैं, उससे एकदम से बाहर आके फिर इसको पढ़ना, क्योंकि राधा मेरी अभी अधूरी थी, तो मैं फिर उसको छोड़ कर ये पढ़ने लगा, उसकी वजह से। बाकी मुझे अब लगा कि जैसे इसको ख़त्म करने के बाद कि मुझे एक बार वापस इसको शांत मन से एक बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने परिचर्चा के कारण इसको जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की। तो अब ये मेरे विचार थे इसके बारे में। नेक्स्ट नंदलाल जी। आज आप सबके सामने पहली बार ऐसा अवसर मिला है कि पुस्तक के बारे में बोल रहा हूं। एक लेखक के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं देखता हूँ इस किताब को, कि जब भास्कर शुरुआत में अपना संघर्ष करता है, तो एक ऐसी
बस्ती में रहता है जहाँ पर वो आसपास वहाँ सुख हम नहीं देख सकते। उसका अगर वातावरण अगर हम देखें ना तो बस्ती के आसपास वो संघर्ष भी है और वही संघर्ष उसके हृदय में उत्पन्न हुआ है। वही संघर्ष जो मैंने आसपास देखा है उसी के द्वारा उनकी जो कहानियाँ हैं, उनका जो माइंड सेट है, जो मेरे हिसाब से उसका जो माइंड सेट है इस हिसाब से बना हुआ होगा, ताकि जो भी अपना वक्तव्य देता है, अपनी कहानी के जो पात्र रखता है उस माहौल से ही क्रिएट हुए होंगे। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है और जब हम पूरी कहानी पढ़ते हैं तो पूरी जगह हमें थोड़ा सा बहुत लगता है जैसे जो गौतम बुद्ध का धर्म है जो दुख ही दुख है, ऐसा लगता है जैसे जानकी दत्त जो कैरेक्टर है या फिर जो भी उपन्यास है ऐसा लग रहा है कि कोई दुखी की कथा ही कही जा रही है। और हर जो उसमें जो कहानियां है जो नाटक मंच में हो रहा है उसमें भी हमको दुख जो एंड है त्रास दुख वही हमको नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि लकी का जो सूरज जी है इनके भी माइंड पर कुछ वहाँ का माहौल तो कंपाउंडिंग होगा। और जब जानकी के कैरेक्टर की तरफ मैं गया था तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि देखना चाहे तो आज के टाइम में हर कोई क्या चाहता है, अपना सुखद अंत ही चाहता है। अगर वास्तव में वो साया है लेकिन साया नहीं होगा तो रियल में भी होता तो उनकी इच्छा तो क्या होगी। और विशेष रूप से महिला की इच्छा तो यही होती है कि मेरा जो अंत हो वो, और हमारे कहा भी गया है कि अंत भला तो सब भला, ये कहा। और त्रासदपूर्ण जिस तरीके से ये कही गई है वैसे हमारे जो किसी का जोनर होगा, किसी का इंटरेस्ट होगा जिसको अंत होता है लगता है कि एक वास्तव में एक ये सच्चाई भी है कि किसी को जो अंत होता है वो एकदम गमगीन होता है तो थोड़ा सा हमें अंदर से इमोशनल कर देता है कि हाँ। लेकिन मेरे हिसाब से जरूरी नहीं कि किसी भी नॉवेल का जो अंत होता है वो दुखद ही हो, जो सुखद होता है वो भी प्रभावित करता है, कर सकता है हालांकि। लेकिन जो प्रयास किए गए हैं जो बहुत ही मुझे उनके जो वक्तव्य है जो अंत जो होता है वो अंत ही होता है, बहुत ही पसंद आए। और ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कर सकता है, बन सकता है। और आपकी सभा की जो मर्यादा है उसको ध्यान में रखते हुए मैं नहीं करना चाहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुनना चाहूँगा ताकि और कुछ आप हाँ साइक शर्ट एक ऐसी कथा है जो यथार्थ और कल्पना की सीमाओं को छूने का प्रयास करती है। लेखक ने अपने मुख्य पात्र भास्कर के माध्यम से संघर्ष, प्रतिशोध और आंतरिक द्वंद्व की कहानी कहने की कोशिश की है। उपन्यास का कथानक तीव्र गति से आगे बढ़ता है, घटनाएं ठहरती नहीं है बल्कि लगातार प्रवाह में चलती रहती है। ये गति कुछ पाठकों को रोचक लग सकती है, वहीं कुछ को थोड़े ठहराव और विस्तार की अपेक्षा भी हो सकती है। भास्कर का चरित्र एक संघर्षशील और विचारशील व्यक्ति के रूप में सामने आता है। लेखक स्वयं भी इस बात पर जोर देते हैं कि वे अपनी लेखनी में सच्चाई और संघर्ष को स्थान देते हैं। यद्यपि कथा में संघर्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है, पर यदि कुछ प्रसंगों और संवादों में उसे थोड़ा विस्तार से दिया जाता तो उसका प्रभाव और अधिक उभर कर सामने आ सकता था। उपन्यास में कई पात्रों का समावेश है जिनमें से कुछ कथानक को गति देते हैं जबकि कुछ पात्रों की उपस्थिति सीमित प्रतीत होती है। साया की अवधारणा कहानी को रहस्यमय आयाम देती है। लेखक ने एक काल्पनिक संसार रचकर उसे यथार्थ के धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। हालांकि कहीं कहीं तार्किकता से अधिक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या प्रधान है जो पाठक से संवेदनात्मक स्वीकार्यता की अपेक्षा करती है। विशेष रूप से किरण और उसके बच्चे की मृत्यु से जुड़े जो प्रश्न है, मतलब उसकी बात से जो मैंने पढ़े तो लास्ट 2 पेजेस थी जिसमें किरण की डेथ हो जाती है और उससे पहले उसकी बच्चे की मृत्यु, वो 2 पेजेस मेरे लिए बहुत इमोशनल थे। और वो कहानी मतलब उसमें ऐसे लग रहा है कि अब मतलब उस पात्र से थोड़ा लगा हुआ खासकर से, वरना पूरे उसमें भागते हुए दौड़ते हुए मिलता है, उससे किरदारों से लगाव जो है वो हुआ नहीं। विशेष रूप से किरण और उसके बच्चे की मृत्यु से जुड़े प्रश्न अत्यंत मार्मिक और प्रभावशाली हैं। उन अंशों में भाषा का सौंदर्य और संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
इसी प्रकार कुछ पंक्तियां ऐसी है जो पाठक को ठहर कर सोचने पर विवश करती है। ये लेखक की संभावनाशील लेखनी का परिचय देती है। उपन्यास के अंतिम भाग में विशेषकर साई की उपस्थिति के बाद कथा में नया मोड़ आता है। भास्कर का अंत एक प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसे यथार्थ से अधिक उसके अंतर्मन द्वारा उसके रचित विश्व की परिणति के रूप में देखा जा सकता है। मतलब वो अपने ही डिल्यूजनल वर्ल्ड में है। यह लेखक की रचनात्मक स्वतंत्रता का भाग है कि वे पात्र की नियति को किस प्रकार गढ़ते हैं। समग्रतः साई की शर्त जो है एक ऐसे लेखक का प्रयास है जो गहरे विषयों को छूना चाहता है और अपने विचारों को निर्भीकता से अभिव्यक्त करता है। यदि भविष्य में कथा विस्तार, चरित्र निर्माण और तर्क संतुलन पर थोड़ा कार्य किया जाए तो उनकी लेखनी और अधिक प्रभावशाली बन सकता है। मतलब जो 14 फ्लोर से गिरने की बात थी कि मैं गिर जाऊंगा, उसको जो डिल्यूजन लगा था, अगर उसकी डेप्थ में भी थोड़ा भी साइंटिफिक लॉजिक आ जाता तो भी लगता कि हाँ चलो अब ये मतलब वो उसको साय को पकड़ने के लिए मरा है। हाँ, ठीक-ठाक। मतलब वो मरा कैसे, वो साइंटिफिक प्रूवन ही नहीं है। वो छोड़ दिया। मतलब हाँ, तो वो नॉवेल है ना, उसमें कहानी तो कहीं चली जाती है, क्वेश्चन मार्क्स बहुत सारे आ जाते हैं। और ये बात सच है कि तार्किकता से आप उसको पढ़ोगे तो नहीं आपको जवाब मिलेगा, वो आपने पहले ही बता दिया। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उसको 14 फ्लोर से ही गिरना चाहिए। साय के पीछे उसका गला तो लॉजिकल थोड़ी कम है। अगर लॉजिकल तार्किकता से देखेंगे तो बिल्कुल भी लगेगा कि यहाँ ये होना चाहिए वहाँ। बट राइटर की फ्रीडम है कि वो अपने किरदारों को कैसे दुकान की कितनी भयानक मांग है। नहीं, वो दुकान तो उन्होंने बोला कि होगा ही। अगली बार अच्छे से मारना जिसको ये ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं सही आपका किरण ऑब्जर्वेशन किरण की जो डेथ थी उसमें भी अगर साइंटिफिक लॉजिक निकाले जाए तो मतलब ऐसे लगता है कि हॉस्पिटल वाले बस ऐसे और जाए। भास्कर भी बहुत जगह हेल्पलेस था। मतलब इतना वो पावरफुल उसको बताया गया है कैरेक्टर को, लेकिन वो अपने ही जो उसका ग्रुप है उसके सामने वो हेल्पलेस हो जाता है। वो बोलता है भाई मैं करूँगा डायरेक्शन, लेकिन वो बोलेंगे हम कर देंगे और करके दिखा देते। तो वो मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं अगर लॉजिक डाल दूँ मैं तो इसके बाद सेकंड राउंड होएगा जिसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। मजा आएगा। आप उपन्यास का संसार बहुत वैध है, जहाँ पर कहानी एक घटना हिस्सों तक सीमित होती है। उपन्यास जो होता है वो बहुत अनेक सारी घटनाओं का संयोजन होता है, जिसमें एक पूरा का पूरा जीवन आप समा सकते हैं। इसमें लेखक के लिए दृश्यों को उकेरने और संवादों को रचने की संपूर्ण गुंजाइश है। साई की शर्त उपन्यास में विस्तार का, दृश्यों का, बिंबों का, शिल्प का और इसमें भाषा पर काम करने की आपको बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर हम मतलब पॉपुलर राइटिंग भी देख लें तो उसमें भी जो भाषा है वो ऐसी होती है जिस फ्लो में होती है, ये इसमें वो फ्लो नहीं है। कई जगह से ऐसा लगता है कि कहीं का रोड़ा कहीं पे लगा दिया। और इसे हम पॉपुलर श्रेणी में रख सकते हैं। साहित्य तो इसकी पहुँच नहीं है, लेकिन आपने इसको पहला नॉर्मल लिखा है, पहला नॉर्मल जैसे इसमें एक साया है, लेकिन पैरानॉर्मल जो भी है, जो भी आपने घटना रखी है, उसमें कहीं साया का भी मुझे नजर नहीं आता। अचानक से साया आपके सपने में आना लगता है, उसके पीछे का भी कुछ आप दिखाते हैं। ये सपने के कुछ लिंक्स आ रहे थे, अचानक से एक ही सपना आता है कि आप ये भी समझ रहे हैं। मुझे कुछ पैटर्न समझ नहीं आया। और इसमें बहुत से ऐसे शब्द थे जो मुझे नहीं समझना, शायद नहीं समझ पाऊंगी, जैसे कच्चे ईमानदार शब्द, मूल रोजा, तीखा एहसास। ये फिल्म सिटी का अनावरण या फिल्म सिटी में किताब का नाम, ऐसे बहुत सी चीजें हैं। धधकता दर्द मुझे नहीं समझना ये बात। पेड़ नंबर 50 के ऊपर आपने तीसरे पैरा की दूसरी यह विरोधाभास, कोमलता का विनाश दर्शकों को भावुक कर देता है, रुला देता है। और इसमें कैरेक्टर की डेथ होती है, जो नाटक चल रहा है। इंसान की अगर मृत्यु हो रही है तो उसका जो कैरेक्टर है कि वो कोमल है, अंदर से वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, उसका नाश कैसे हो सकता है? उसका नाश नहीं होगा। उसका व्यक्तित्व, उसका व्यवहार और उसका जो भी था कैरेक्टर वो तो रहेगा।
मृत्यु के बाद जो भी उसके गुण दोष है, उसका व्यवहार वो हमारे साथ भी रहता है। उसमें वो कोमलता का नाश मुझे समझ में आता। और उसमें लास्ट में मैं कहूँगी कि 3 ऐसे शब्द थे जो बहुत ज़्यादा हैं किताब में, अजीब सी, भावनात्मक और अवर्णनीय। तो भावनात्मक शब्द आप बार बार लिखोगे तो उससे पाठक के अंदर कोई भावना नहीं उत्पन्न हो रही है, बल्कि चीज उत्पन्न हो रही है कि ये सिर्फ भावनात्मक, मतलब उपन्यास में बहुत चाहिए, आप इसको शॉर्ट नॉवल में बोलिए, लेकिन इसमें इतना आपके पास स्पेस होता है कि आप कैरेक्टर को डेवलप कर सकते हैं। तो जहाँ आपने नाटक बताए हैं, इसमें कम से कम मेरे ख्याल से शायद 7 नाटक हैं, 7-8 नाटक के बारे में बोला है कि 2 नाटक आपने मेन बताए हैं और उसके 3 अलावा लिख के देता है। हाँ, नाटक है। तो उसमें भी आपके पास काफी गुंजाइश थी कि आपकी सफल हुआ अप्रतिम था, इसकी जगह आप कुछ संवाद डालते या उसकी एक छोटी सी घटना लिखते, और अगर आप इसमें कुछ कैरेक्टर्स की संवाद लिख दे तो ये शायद और अच्छा बन सकता है। मेरा ये विचार है। थैंक यू। भाषा वाला तो बहुत बड़ा है। आप बोलो ना। नहीं ये है लास्ट में जीवन का है। आपने पढ़ा क्या? अभी फिनिश करके आई हूँ। एक्चुअली फर्स्ट हाफ मैंने जब पढ़ा तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, तो मुझे लगा कुछ हॉरर सीन टाइप का बनेगा, कुछ उसका ब्रेन क्या है कि मनोविश्लेषण में जा रहे हैं, जो होता है कि हम किसी कैरेक्टर को बार बार लिख रहे हैं तो हमारे ब्रेन में घूमता है भाई, तो हमें क्या लगता है वो रियल हो रहा है, तो इस टाइप के इल्यूजन हो सकते हैं। बट जो लास्ट हाफ मैंने पढ़ा तो उसमें मुझे समझ में आया कि हाँ स्टोरी तो डिफरेंट लगी, स्टोरी ने कहीं कट ऐसा नहीं, मतलब हाँ बहुत सारे सजेशंस तो होंगे जो मैं अलग रखूंगी, लेकिन हाँ अप्रिशिएशन जहाँ बन रहा है वही कि हाँ स्टोरी ठीक लगी। मैंने जब रीड किया तो ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पे मैं एंड करूँ, क्योंकि मैं 69 पेज पे एंड कर रही थी। अन्वय जी से मैंने बोला भी था कि मुझे थोड़ा हॉरर टाइप में मैं पढ़ती ही नहीं हूँ, ऐसा नोवेल हो स्टोरी हो कुछ भी, इवन मूवी भी नहीं देखती, तो मैंने कहा ये शायद कोई हॉरर वो आ रही है वो तो मैं छोड़ देती हूँ इसको। बट जब मैंने आज सोचा कि जब मुझे जाना है डिस्कशन में तो मैं इस बार इसको पढ़ती हूँ, तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे कहीं नहीं लगा कि हाँ मैं कंटिन्यू की और कहीं स्टॉप नहीं लिया मैंने, तो मुझे स्टोरी थोड़ी सी हाँ डिफरेंट लगी। और जो एंड आपने किया तो जैसा होता है कि मन में पीस थी वो नहीं था, मतलब हैप्पी एंडिंग टाइप का फील था कि हाँ एंड तो अच्छा कर दिया ओके है ना, क्योंकि होता क्या है कि उसकी जो वाइफ है उसकी भास्कर की और बेबी है वो सब खो चुका है, अब क्या करना है, अब साया आता रहे क्या करेगा, आगे ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मर सकता हूँ मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता था। तो उस टाइम पे वो फील बेटर था कि हाँ साया है इट्स ओके। और भाषा की बात करें तो हाँ मुझे भी कुछ कमी लगी, कुछ लॉजिकल वैसी बात करूँगी तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपने फर्स्ट नोवेल लिखा है तो उसके लिए तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी कि रियल में मुझे अच्छा लगा कि एंड जो लास्ट सेकंड का मुझे अच्छा लगा। अरमान आ नहीं पाया, उसको वायरल है, लेकिन उसने भी समीक्षा भेजी है, कहे तो मैं पढ़ दूं। बिल्कुल 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 पढ़। लेखक ने उन निजी अनुभवों को आवाज दी है जो पर्दे के पीछे रह जाते हैं। साई की शर्त एक ऐसा नॉवेल है जो पाठक को सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, बल्कि उसे अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करती है और अपनी शर्तों पर जीने के लिए प्रेरित करती है। ये किताब संघर्ष, आत्मविश्वास और अलग अलग रंगों से भरी हुई एक संवेदनशील यात्रा है जहाँ पाठक नशे में खोया रहता है। कहते हैं कि जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि। यही बात सूरज सोनी के उपन्यास साई की शर्त में मौजूद घोस्ट राइटिंग के लिए कहा जाए तो गलत नहीं है। घोस्ट राइटिंग आज बेहद खुलेआम बिजनेस चल रहा है, जहाँ एक तरफ नाम कमाने और पैसे कमाने के लिए कहीं जरूरतमंद लेखक बड़े प्रसिद्ध लेखक को अपना लेखन बेच देता है, मगर है ये तो गुनाह ही। घोस्ट राइटिंग के अलग अलग पहलुओं पर बात और भी की जा सकती है। आलोचनात्मक निगाह से देखें तो पाठक को जब जोड़ने के लिए जानबूझकर कष्टदायक अंत लिखा गया जिससे कहानी में सस्पेंस बना रहे, या जैसे इस किताब में लिखा गया है कि दर्द की बाजार में बिकता है प्यार नहीं। भास्कर की कहानी इतनी क्रूर क्यों है? फिल्म सिटी की जहरीली हवा छांव से बाहर निकला तो शांत क्यों? किताब में लिखी इसी लाइन से लेखक से मेरा सवाल है कि कभी कभी हमें स्वयं नहीं पता होता कि हम किससे भाग रहे हैं, वास्तविकता से या अपने ही भ्रम से। और यही इस कहानी में है जो बहुत जल्द ही अपने पड़ाव पर पहुंचती है जहाँ पर रास्ता पलायन की तरफ लगता है। तो क्या इस उपन्यास का पड़ाव यही था कि इसे जल्द से जल्द खत्म करना था? कहानी हर पेज पर नया मोड़ ले रही है, तो जो कि सस्पेंस के हिसाब से ठीक है, लेकिन किरदार कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। उपन्यास की भाषा बेहद उम्दा है, कुछ लाइंस ने दिल को अपनी तरफ माइल किया है। कला की सबसे काली विजय पेज नंबर 133।
जनता हमेशा मुफ्त के तमाशे की भूखी होती है। पेज नंबर 130, पीड़ा ही बिकती है, प्रेम नहीं। 123, शमशान के बाहर खड़ी स्त्री जितनी असहाय होती है, महिला वार्ड के बाहर खड़ा हुआ मर्द उतना ही विवश। दोनों ही पल मानव को उसकी सीमाओं का सबसे कठोर सत्य दिखाते हैं। पेज नंबर 118, जैसे कोई घड़ा खाली हो तो वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, वैसे ही कोई एक लेखक भी खाली मन से सृजन नहीं कर सकता। पढ़ना वो प्रोसेस है जो हमें विचारों, अनुभवों और ज्ञान से भर देती है। ये बात हम सब लेखक को लागू होती है। लेखक को इस उपन्यास के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैंने इसके विमोचन पर पत्र वाचन किया। पत्र वाचन तो क्या है सर, मैंने किया मैं ही रजनीकांत था और आप सेक्रेटरी थे। तो मैं इसको टाइटल दूंगा एक शांत लेखक द्वारा लिखित एक आक्रामक उपन्यास, शाही की शान। उपन्यास के संदर्भ में अपनी राय रखने से पहले बधाई देता हूँ मैं सूरज को। जैसे हम अपनी पिछली चर्चा में बात हुई थी कि किताब का छपना लेखक के लिए डिग्री मिलने जैसा है। अब आप एक डिग्री होल्डर हैं। उपन्यास मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित है। मुंबई शहर देश की कला, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की राजधानी है, जहाँ हर कला का अनूठा संगम होता है। वो माया नगरी है, महानगरी है और एक शहर होने के साथ साथ इस दुनिया की एक विरासत भी है। यहाँ से भले ही कोई आर्थिक रूप से खाली हाथ लौट आए, पर अनुभवों का बैंक अकाउंट यहाँ से भर कर ही आता है। मैं वही पढ़ रहा हूँ। मैं सूरज सोनी ने जब अपने अनुभव के बैंक अकाउंट को पन्नों का कैश इन किया तो उन पन्नों में जो शक्ल हुई उसका नाम है साई की शक्ल। आज मैं इस उपन्यास पर पत्र वाचन के लिए हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। जब जिज्ञासा आगे चलती है तो कहानी स्वतः ही पीछे चलने लग जाती है। तो जिज्ञासा थी जो इन्हें मुंबई ले गई और उसी के पीछे कई कहानियों ने जन्म दिया। साई की शक्ल के हर दृश्य में अनगिनत जिज्ञासाएं हैं तो इतनी ही गहरी संवेदनाएं भी है। काल चक्र अपने हिसाब से घूमता है और उसके काल क्रम में जो भी परिणाम तय होते हैं वो फलीभूत होकर रहते हैं। अगर उपन्यास को कम शब्दों में समझने का प्रयास करूं तो बस इतना कहूंगा कि हमारे हाथ में कर्म की शक्ति है, परिणाम वही जो राम रचि रखा है। जीवन और मृत्यु इन दो ध्रुवों के बीच हर पल, हर क्षण, हर दिन एक नई कहानी है, अनुभूति है, उपन्यास है। जरूरी वो है जो अंतिम परिणाम से पहले घटित होता है। मैं व्यक्तिगत रूप से सूरज सोनी से बहुत नाराज हूँ। जो कहानी एक विशाल वट वृक्ष हो सकती थी उसे उन्होंने एक नीम के पेड़ जितना ही विस्तार किया, जिसके हर पन्ने पर काली स्याही से कड़वाहट ही कड़वाहट होती। किरण जो एक पात्र है, इसका मुख्य पात्र भास्कर के जीवन में आगमन नीम की निमजर जैसा सुगंध भरने वाला था, पर जल्द ही वो कच्ची निगोली जैसी कड़वाहट भरी और सख्त हो गई, जिसने भास्कर को झकझोर दिया। भास्कर ने अपने भविष्य के लिए उसका त्याग किया और जब वो पुनः लौटी तो कड़वाहट जा चुकी थी और उसने लौट कर न सिर्फ कठिन हालातों में बिखरे भास्कर को संभाला, बल्कि भास्कर के जीवन में जिस ठहराव और मिठास का अभाव था वो भी लौट कर उसके साथ आई। अब पुनः आता है अपनी नाराजगी पर। उपन्यास में सूरज सोनी द्वारा रचित पात्र भास्कर हर पन्ने पर हड़बड़ी में भागता नजर आता है। उसके जीवन में आने वाले लोग, अवसर, निर्णय, परिस्थितियां भी बिना ठहराव के आते हैं और कहानी भी बुलेट ट्रेन की तरह तेजी से आगे बढ़ती है। सूरज सोनी की इस कहानी को हर दृश्य को, हर बदलाव को तेजी से सूरज सोनी को इस कहानी को हर दृश्य को, बदलाव को और दृश्य को तेजी से परिणाम तक पहुंचाने की जो चेष्टा है वो कहीं न कहीं घातक नजर आता है। आशा करता हूँ ये तेजी सूरज सोनी के व्यक्तित्व में नहीं हो, क्योंकि ये हर बार ऐसा लगता है कि जो आया है उसको तुरंत एंड किया जाए ताकि नया आए, है ना। वो लेयर्स में भी यूज हो सकता है ना, पर उन्होंने उसको एपिसोड्स की तरह काम में लिया। कहानी में कई पात्रों के बीच रिश्ते भी तेजी से जुड़ते हैं और तेजी से समाप्त भी हो जाते हैं। अगर बात आज की आभासी दुनिया की करूँ तो एक रिक्वेस्ट पर दोस्ती और एक ब्लॉक पर सब समाप्त। लेखक ने जो शॉर्ट टर्म रिश्ते कहानी में उकेरे हैं, मुझे कोई भी नहीं लगता है कि लेखक ने ऐसे रिश्तों के परिणाम भी भोगे हैं और उनका स्थायी प्रभाव उनके लेखन में नजर आता है। सूरज सोनी द्वारा रचित पात्र भास्कर, इसके जहन में नए विचार भले ही ओटीपी की तरह तुरंत आते हो और उसकी गति, उसका आत्मविश्वास की जो गति है उससे फिर भी कम, क्योंकि वो यहाँ कॉन्फिडेंस जो दिखाता है ना, वो लगता है कि जैसे वो किसी को कहता है कि मैं तुम्हें 3 दिन में एक्टिंग में पारंगत बना दूंगा, ठीक है ना। 3 दिन में मेरे हिसाब से तो थोड़ा ये ज्यादा हो गया। नाटक लेखन, मंचन, निर्देशन की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास का पात्र विनायक भास्कर जोया को 3 दिन में एक्टिंग की बारीकियां सिखाने की बात कह डालता है।
जिस पर और जिन परिस्थितियों में कहता है वो असल में विकल्पहीन होकर कहता है, वहाँ उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सूरज सोनी की लेखन शैली की बात करें तो ये सिर्फ न सिर्फ द्वंद्व की स्थिति को चतुराई से उत्पन्न करते हैं, बल्कि उसका समाधान भी उतनी चतुराई, सफाई और प्रैक्टिकलिटी से करते हैं। आप ओवर ड्रामेटिक सिचुएशन का इंतजार करते रह जाएंगे, लेकिन लेखन का धरातल उतना मजबूत है कि वो सिचुएशन आपको पकड़ में नहीं आएगी, चीजें ओवर ड्रामेटिक होकर के वापस नॉर्मल भी हो जाएगी। कुछ संवाद जो दिल में उतरते हैं और वो इनके लेखन को मौलिक बनाते हैं। एक मैंने वो जो संवाद लिखा था वो अरमान ने लिख दिया, शमशान वाला। एक है कि तुम मुझे मोह के लिए बनाते हो और सफलता के लिए मारते हो, जो शायद उसको कहता है। और एक साजिश इतने कम समय में अदृश्य नहीं हो सकती। भास्कर के अलावा सूरज सोनी ने एक और किरदार रचा है, वो है जानकी ही नाम क्यों रखा, इसकी उन्होंने खूबसूरत परिभाषा दी है। कहने को जानकी के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जानकी के बारे में अपने हिसाब से डिफाइन ज़्यादा रहेगा। साहित्य शब्द वो दुनिया से जिसमें 94% नगण्य है, प्रेम 5% है, छल 10% और दर्द का परिचय बहुत ज़्यादा है, जो कभी हिंसा के रूप में, कभी किसी की मृत्यु के रूप में, कभी दर्द भरे लेखन के रूप में सामने आता है। आप सोचने लगेंगे कि इतना दर्द क्यों, इतनी हिंसा क्यों, और भास्कर के लिखे नाटकों का मंथन करने वाली टीम दहली क्यों दर्दनाक कहानी की मांग करती है। आपको उपन्यास पढ़ते हुए इसकी मांग, उनकी मांग दबावपूर्ण और अनुचित लग सकती है, अन्यायपूर्ण लग सकती है, लेकिन दुनिया की कहानी को दिखाकर जब देखेंगे तो पाएंगे कि दर्द और हिंसा ही दुनिया का सच है। वर्ष 2026 की बात करें तो आज के टाइम मैंने जब लिखा था तब करीब 70 देश एक दूसरे के साथ किसी न किसी मोर्चे पर हिंसा, संघर्ष, तनाव और युद्ध में उलझे हुए हैं। लेकिन आज की बात करूँ तो हम उसको 70 की जगह 75 कर सकते हैं, क्योंकि कल और आज में फिर एक नया झगड़ा शुरू हुआ है। और 2023, 24, 25 में करीब 6,53,000 से अधिक लोग इन संघर्षों में मारे गए। आप लोग सोचेंगे कि मैं ये न्यूज़ क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए कि एक तरफ टीम दहली साहित्यिक व लेखन की हिंसा की मांग करती है, तो दूसरी तरफ दुनिया के कई लोग या यूं जिम्मेदार लोग बैठे हैं इस दुनिया में जिनकी मांग पर ये युद्ध हो रहे हैं। तो हिंसा की भारी मांग है दोस्त, हिंसा हर युद्ध पर ट्रेंडिंग में रही है। मेरा लास्ट पैराग्राफ है कि उपन्यास की मनोवैज्ञानिक पक्ष की बात करूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुख्य पात्र भास्कर जिन हालातों से जूझता है, ऐसे में उसकी मानसिक दृढ़ता तो रचना की चुनौती से कम नहीं। उसके अधिकतर निर्णय जो थे वो दूरदर्शी थे और सोच सकारात्मक थी। लेखक ने उसको संघर्ष से कामयाबी के सबसे ऊंचे मकाम तक पहुंचाया और हर दौर में उसकी सादगी को भी बचाए रखा। जिन हालातों को रचा और विस्तार से लिखा गया, वो हालात बेहद रोमांचकारी है, जिन्हें पढ़ते हुए आपकी जिज्ञासा अपने चरम पर होती है, और जहाँ जिज्ञासा आगे चलती है तो कहानी उसके पीछे जरूर आती है। दर्द, रोमांच, रहस्य, मनोवैज्ञानिक तनाव, उमंग, उत्साह, संघर्ष आदि उतार चढ़ावों से सजे इस उपन्यास की पठनीयता कथानक कसावट किसी स्थापित रचनाकार से कम नहीं है। मैं कामना करता हूँ कि वो पाठकों के दिल में ऐसी जगह बनाए। आप भी बोले आप पढ़ें फिर मैं पढ़ती हूँ। कौन आप पढ़ें? नहीं, मेरा थोड़ा लंबा चलेगा। आप मेरे तो पॉइंट ये है, बाद में बोलूँगा मैं। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ सूरज कि आपने बुक लॉन्च कर दी। मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, ज़्यादा नहीं है, और पॉइंटों में मैं अपनी बात। सबसे पहले तो मुख्य किरदार और उसका संघर्ष सब जी बहुत प्यारा लिखा। फिर उसके बाद में जैसे मैडम ने अभी अरमान भाई का जो पढ़ा ना, उसमें जिस तरह से पेज नंबर वगैरह सारे काउंट कर लेना, हाईलाइट कर, ठीक है। तीसरा जो मैं बता रहा हूँ, कहानी की रूपरेखा बहुत ही प्यारी, स्टार्टिंग से लास्ट तक कहानी देखें बहुत प्यारा। फिर भावनात्मक जो स्वरूप है इसका, कई जगह जो इमोशनल, जो जैसे मैडम ने बताया, आपने बताया। अब कुछ बातें जो मैं आपको सजेस्ट करने वाला, जो कि मुझे रियली पढ़ते हुए, जैसे ये 60 पेज तक पहुंचे, मैं 60 तक तो पहुंचा ही नहीं था। इनको जब मेरी बात हुई थी तो मैंने इनको 10 पेज पे बोल दिया था कि मैं इस तरह का पढ़ता ही साफ, ठीक है। बट फिर भी इन्होंने कहा कि हम जब वहाँ जाएंगे तो कुछ आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले मैं जिस बात कहता हूँ, जो मुझे इसमें सबसे अच्छी लगी वो थी आप इसको देखें, ठीक है। और फिर उसके बाद जो कमी मुझे लगी वो लगी शीर्षक का विश्लेषण आपको करना चाहिए। पूरा आप लोगों ने नॉवेल पढ़ा, सब ने, आपको नहीं लगा कि साहित्य की सर टाइटल थोड़ा सा नहीं लगा? मुझे लगा। क्यों लगा? क्योंकि मैंने जानकी को इतनी बार सुना, इतना अच्छे से सुना और इतना अच्छे से कनेक्ट किया कि मुझे इसका शीर्षक साहित्य की सर समझ ही नहीं आया। एक मिनट, हाँ सा होगा, हाँ होगा,
घर से कॉल था सर, लेना जरूर था। तो मुझे ऐसा लगता है कि साय की शर्त न रख के इसका अगर आप समझते तो जानकी बड़ा अच्छा सुझाव है मेरा, हो सकता है अगर आपने उसको अच्छे से विश्लेषण किया, क्योंकि जानकी इतनी जगह आती है भास्कर के बाद, और मुख्य किरदार के बाद में अगर कोई कैरेक्टर है इसमें तो जानकी, आप सबने देखा है। फिर उसके बाद में मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट, भाषा की जटिलता पर ध्यान न रखें। भाषा कई जगह बहुत जटिल होती है, जैसे मैडम ने कुछ पर्टिकुलर शब्द भी बताया। फिर किरदारों का मंचन करते हुए उनका सटीक चित्रण, दहलीज टीम बता दिया आपने, बट टीम में बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स थे जिनको बहुत अच्छे से एलिब्रेट किया जा सकता है, जैसे विक्रम है, और जो पहले राधा का कैरेक्टर था तो वो और अच्छे से आ सकता है। फिर उसके बाद में अगला है कहानी का कभी तेज व कभी धीमा चलना। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं वास्तव में बुलेट ट्रेन में बैठ चुका हूँ, और कभी लगा कि अरे यार कोई दिक्कत नहीं, अभी घंटा भर लेट चले। फिर उसके बाद आया कि पाठक को बांध कर रखने में लचीला, मैं 10वें पेज पर ही इसको छोड़ चुका, लिटरली गया। फिर उसके बाद संवादों का संवेदना के साथ में आसान न, कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको नॉर्मल तरीके से बता देना चाहिए, कुछ चीज़ें वास्तव में एलिब्रेट करने लायक थी वो नहीं रहती, मैं बुक में अलग से आपको वास्तव बता दूंगा। फिर अंत तक आते आते धीमा और ढीला हो। आप आई थिंक 90 पेज नंबर के बाद में जब आप लास्ट एंडिंग तक पहुंचते हैं, सिर्फ भास्कर ही वो कैरेक्टर है जो कहानी को खींच के ले जा रहा है, और कोई नहीं था। इवन लास्ट पेज पर जब आप जानकी को देखते हैं ना, तो जानकी का भी संवाद इतना लंबा नहीं खींचते और सडन खत्म हो जाता है। और जो मेरा आखिरी है वो ये कि अंत को गढ़ते हुए कच्चा रसम 14वीं मंजिल से गिराना या कुछ और, उस संवाद को रियली बता रहा हूँ मैं आपको, और अच्छे से लेकर 4-5 और पेज या फिर और अच्छे से उसको संवाद को ले करके चलना चाहिए था। और जो मर जाता है 3 दिन बाद उसकी लाश मिलती है, वो सारा चीज़। तो ये कुछ मेरे पॉइंट्स थे। इसके अलावा थैंक यू कि आपने मुझे ये किताब पढ़ने के लिए दी। मैं तो बहुत पूरा टाइम लेने वाली हूँ, जितना मैंने इसका पूरा बैंड बजाई है तो सुनना पड़ेगा सबको। उपन्यास की कुछ पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। जीवन में एक क्षण ऐसा भी आता है जब निर्णय हमारा होता है और उत्तरदायित्व भी हमारा, फिर भी परिणाम को मोड़ने की कोई डोर हमारे हाथ में नहीं है। एक्चुअली ये पूरा उपन्यास इसी एक लाइन पर लिख दिया हो रहा है, लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर सकते। पूरा उपन्यास इस लाइन में खत्म। तो पूरा तो बिल्कुल ऐसा ही है ये उपन्यास, एक ऐसे लेखक की कहानी है जिसमें वो अपने ही रचे हुए पात्रों की चेतना में उलझ जाता है, अर्थात अपने ही बने बनाए चक्रव्यूह में जाकर अभिमन्यु की तरह फंसता है, जहाँ से लाख निकलना भी चाहे तो भी निकलना मुमकिन नहीं, क्योंकि नियति ने ऐसे पात्रों का एक ही हर्ष महाभारत के युग से लिख दिया। मौत को फर्क यहाँ इतना है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह रचा नहीं था, लेकिन लेखक ने ट्रेडमार्क के नाम पूरा चक्रव्यूह खुद रचा, जिसे निकलने के लिए लाख कोशिश करने के बाद लेखक बाहर नहीं आता। मतलब क्रिएटर ही विक्टिम है और मैनिपुलेशन में भी फंस जाता है। ये उपन्यास पाठक का हृदय रोमांच से भरेगा, क्योंकि कहानी में कहीं भी कुछ छूटा हुआ नहीं है। फिर भी पाठक खुद को खाली हाथ ही समझेगा। खाली हाथ मतलब पाठक सोचेगा कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मन इतना उद्वेलित कर दिया और फिर एकदम शांत हो गया। तो ये लेखक का वो पहलू जहाँ पाठक प्रभावित हुए बिना नहीं रहे, तो निश्चित ही पाठक इसे सराहेंगे। उपन्यास की पहली 3 लाइन आपको ये बताने के लिए काफी है कि आपके उपन्यास में है क्या। मतलब पहली 3 लाइन पूरे उपन्यास की समरी है। जैसे कि ये एक लाइन थी, वैसे ही जिसने पहली 3 लाइन समझ ली वो समझ जाएगा कि उपन्यास में होने क्या है। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगी कि इन 3 लाइन में है क्या, जो मैंने कोलैबोरेट किया। उपन्यास का पहला शब्द मुख्य पात्र है भास्कर, जिसकी ये कहानी है। इस उपन्यास में नाटक है, उसका मंचन है। इंटरनेट और सोशल मीडिया का फायदा अपने यूज के लिए जो करते हैं वो है जिससे किसी को तकलीफ हुई। किसे? एक साया है, प्रेत सरीखा और उसकी चेतना, जो उपन्यास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। बंधन है, आम इंसानों से परे किसी दुनिया को बांधने वाला, किसी दुनिया के लोगों को बांधने वाला। तो शुरू से ही ये नॉवेल साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बेसिक कंपोनेंट, इंगेजिंग प्रेमाइस और हुक्स लिए हुए,
हर जगह पर आप ठहरेंगे सोचेंगे, भले ये फास्ट भाग रहा हो लेकिन पाठक रुके। अगली 3 लाइन या यूं कहूँ पूरा पेज नंबर 7, ये उपन्यास जहां से ये उपन्यास शुरू होता है पाठक में जिज्ञासा भर देगा पन्ने पलटने के लिए, यानी कि पेज टर्नर है। दैट मीन्स पेज टर्नर है। वैसे भी कहते हैं ना कि नॉवल वही अच्छे जो घटना की जानकारी नहीं दे, बल्कि घटना को बनाए और उसके बाद घटित हो रही चीजों का आख्यान दे, और वो भी रोमांचक तरीके से। जहाँ ये उपन्यास इस बात पर खरा उतरता है, वहीं ये रोमांच, कौतूहल, जिज्ञासा, आशंका और अनिश्चितता से भरा हुआ है, जो कि साइकोलॉजिकल थ्रिलर के कोर पॉइंट्स हैं। लेखक सूरज जी ने एक सामान्य से इंसान और घटनाओं को लगभग 130 पन्नों के गहन और मार्मिक विशेषताओं के साथ पाठकों के सामने परोसा है, जो आपको एक रहस्यमयी व रोमांचकारी यात्रा पर ले जाता है। फिर ऐसा उपन्यास जो एक लेखक की जिंदगी पर हो, जिसमें कम से कम उस लेखक की लिखी 3 कहानियां भी हो। इसी नॉवल में एक लेखक की बात चल रही है, लेकिन उसकी लिखी हुई 3 कहानियां भी वहां पर बताई जा रही है। छाओं की तलाश में, नादानी और नियत, और वो लास्ट जो देवराज वाला, दशानंद वाला। साथ ही सिर्फ लेखक की ही नहीं, उसकी टीम के जो कि दहलीज है, के संघर्ष और सफलता को भी लिखा गया है। तो ऐसा जान पड़ता है कि जाने कितनी कहानियां एक ही उपन्यास में कह दी गई है, और जिनमें से कोई कहानी अधूरी नहीं छूटी। सारी एक पूरा पैकेज है, सब कंप्लीट है। तो लगभग 130 पन्नों में ऐसे उपन्यास को बांधना अपने आप में एक हुनर ही कहा जाए। ये उपन्यास एक ऐसे लेखक की कहानी है जो संघर्षरत युवा है, बहुत बेहतरीन लिख रहा है। उसके लेखन में समाज को आईना दिखाता हर दृश्य मौजूद है। फिर भी उसकी कहानियां मुंबई जैसे महानगर में अपना असली मकान यानी कि फिल्म सिटी में अपनी कोई जगह नहीं बना पाती। 10 बाई 20 के कमरे में 5 साल महानगर की गर्मी के साथ उसने फिल्म सिटी के रूखे बर्ताव को भी झेला है। तो मुंबई की बारिश जो हफ्तों बंद नहीं होती, कि अपने कमरे के टिन शेड पर पड़ती बौछारों के शोर के साथ अपनी कहानियों के रिजेक्शन की चीखों को भी सुना है। लेखक के शब्दों में सिर पर तनी लोहे की चद्दर गर्मी में आग उगलती, बारिश में भयंकर शोर मचाती, एक ऐसी पृष्ठभूमि जो उसकी कविता को तोड़ने पर तुली रहती है, जिसके बाद एक लेखक चुनता है घोस्ट राइटर होने। लेकिन आप इसे कह सकते हैं बेटर इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स योर प्लान्स, द नीड्स, अपॉर्चुनिटी एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी। क्योंकि आइडेंटिटी बनाने के लिए भी मुंबई जैसी जगह में आपको पैसा चाहिए। तो इसीलिए पूरे उपन्यास में जरूरत कम मिलेंगी, योजनाएं साथ साथ बनती चली जाएंगी और मौके चलकर आते मिलेंगे। जैसे कि अमित वर्मा खुद चल के आए, टीम दिल्ली का पोस्टर खुद ब खुद सामने आ गया, किरण खुद लौट कर आ गई, कोई जहमत नहीं उठानी पड़ी भाषण के लिए। लेकिन पहचान का जायका आपको सर्वोपरि मिले। शुरू से एंड तक अपनी पहचान के लिए ही लड़ रहा है। जहाँ लेखक की सारी मेहनत जीवन के मूल्यों को सही तरह से रखने की जिद है, जो जैसा है उसे वैसा दिखाने की जिद है। मनोरंजन के इतर पर दुख की पीड़ा दिखाना चाहता है, जिसमें पाठक और दर्शक भी अपने आप में हिस्से के दुख को जी लेते हैं। इसीलिए वो उस दुख को एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं हाँ ये हमारे साथ भी होता है। तो ये हमारे लिए अकेले के लिए नया नहीं है, सबके लाइफ में ये होता है। और कहानी एक्चुअली जुड़ाव भी तभी होता है लोगों का जब आप दुख को देख के, दुख को अट्रैक्ट करता है, सुख कभी अट्रैक्ट नहीं करता, किसी भी सुख। इसीलिए दर्शक जुड़ पाते हैं उसके नाटकों से। तो जिससे पाठक और दर्शक भी अपने अपने हिस्से के दुख फिर से जी लेते हैं और कहानी से जुड़ जाते हैं। यहाँ आशाएं ही नहीं निराशाएं भी है, भूख नहीं भावनात्मक भूख है। भावनात्मक भूख की दुख मिलेगा, यही सब चीज। रचना कर्म ही नहीं, उसका परिणाम भी है कि रचना कर तो दी लेकिन उसके बाद ही। डर ही नहीं, सृजन पैदा कर देने वाले दृश्य भी हैं। प्रेम है, धोखा है, एकजुटता है, व्यवसाय है और ट्रेडमार्क है। बाजार की मांग है तो दो जनों माने खुद लेखक, वो अपनी शर्तों पर काम करता है, और दूसरा वो साया जो अपनी शर्त मनवाने के लिए उससे काम करवाना चाहता है। पूरे इसमें बाकी सब बिना शर्त के काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये 2 ही जने हैं जो शर्तों के साथ काम करते हैं। तो जो खुद लेखक और लेखक के बनाया हुआ हर कहानी पात्र की शर्तें, इन दोनों की शर्तें भी हैं और उनकी चेतनाओं का टकराव भी इस नॉवल में है। फिल्म सिटी भाई भतीजावाद बदलाव लाने का उद्देश्य है, वो बदलाव भी है जो लास्ट में लिया। सफलता है, नैतिकता है, रुदन है, सुखांत है और दुखांत भी है। इस उपन्यास की खूबसूरती ये भी है कि सूरज जी ने कोलन लगाकर कुछ स्थितियों को स्पष्ट लिखा है, जैसे कि पेज नंबर 14, 33 और 36 में बाहरी भास्कर, आंतरिक भास्कर, फिल्म सिटी का ये इस तरह से आपने 3 जगह पर ये दिया। तो मतलब अगर ये नया प्रयोग है तो बहुत अच्छा लगा मुझे। ये उपन्यास आपको एक पूरी यात्रा पर लिए चलता है, जहाँ मुंबई में धूल भाती संघर्षरत लोगों की पनाहगाह छोटी सी बस्ती से समंदर,
फ्लैट और बहुमंजिला इमारत के 14वें फ्लोर, जहां से बादलों को भी महसूस किया जा सकता है, से केरल के मुन्नार, अटुक्कड़, तेक्कड़ी, वायनाड, ये जो आपने केरला का पूरा सीन क्रिएट किया, उसके जैसे प्राकृतिक और नैसर्गिक सौंदर्य से लेकर नासिक, गोदावरी के पंचवटी तट और एट द एंड कपालेश्वर महादेव तक ले जाए। ये एक पूरी यात्रा आपको वहाँ दिख रहे हैं। हाँ, वो मुझे समझ में आया कि आप गए होंगे यहाँ पर। ये उपन्यास अपने आप में कई संघर्ष की कहानियां लिए हुए हैं। पहली स्ट्रगल स्टोरी नंबर 1 भास्कर, सेकंड अमित वर्मा, वो इसलिए कि वो 90 के दशक के कई समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्मों के लेखक रह चुके हैं, उसके बावजूद बाजार की दौड़ में हाशिए पर है, तो स्ट्रगल तो उनका अभी भी चलेगा। तो सेकंड स्टोरी इसकी। थर्ड स्ट्रगल स्टोरी है दहलीज टीम की, जिसके बारे में आपने बताया, एक एक कैरेक्टर का बताया कि वो कहाँ से कहाँ टुकरा के कहाँ पहुंचे। एक ही लाइन में है लेकिन आपने पूरा बैकग्राउंड दिया है। स्ट्रगल स्टोरी नंबर 4 किरण है, लेकिन इसका स्ट्रगल आपने बहुत लास्ट में बताया। शुरू में सब जब वो आई तब आपने नहीं बताया। ये उपन्यास ये भी बताता है कि कैसे एक इंसान को वक्त लेखक से अभिनेता बना देता है, जिसे तंज, हुनर या वक्त की मार किसी भी तरह से देखा जा सकता है। जहाँ भास्कर लेखक से निर्देशक बना, उसके बाद में वो कॉस्ट्यूम डिजाइन भी करता है जोया के साथ मिलकर, बिजनेसमैन बना क्योंकि वो जब कारोबारी हो गया, तभी वो केरला में किरण को अपनी कविताएं सुनाता है और अंत में अभिनेता भी बन जाता है। तो एक लेखक से लेकर अभिनेता बनने की पूरी कहानी है इसमें। तो और जोया जो कि कॉस्ट्यूम डिजाइनर से एक अभिनेत्री बन गई, ये दोनों कहानियां हैं इसमें। वही उपन्यास बताता है कि घोस्ट राइटिंग में कहानीकार ही नहीं बल्कि उसका कंटेंट भी मरता है। मतलब घोस्ट राइटिंग का सोल क्रशिंग जो इफेक्ट है वो भी आपने इसमें डाला है। आपके लिखे हुए शब्दों में भास्कर की आत्मा ने कराहट महसूस की, उसकी कहानी की जान, उसके किरदारों का सच्चा दर्द उन अमीरजादों के साम्राज्य में महज एक बाजारू माल बन चुका था, जिसे मनोरंजन के नाम पर विकृत किया जा रहा था। वो चुप रहा क्योंकि उसका पेट, उसकी तिरपाल वाली छत और अमित वर्मा का यह जरूरी है वाला तर्क उसके गले को कस रहा। घोस्ट राइटिंग में वो लेखक नहीं, अपने ही विचारों का कसाई था, जो हर दिन अपनी रचनाओं को काट कर दूसरों की थाली में परोस रहा था। हर कटे हुए संवाद के नीचे उसे अपने ही शब्दों का खून फैलता दिखता। हरा, ताजा, लाल और गाढ़ा, गड़बड़ हो गया मेरे से। और ये उसकी साइकोलॉजिकल जो उसका मेंटल स्टेट बन रहा था, ये उसका भी एक एग्जाम्पल है कि वो किस तरह से कितना विभत्स तरीके से अपनी चीजों को देख रहा है। और ये एक साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेट पर जब कोई जाएगा तो वो उसे उस विभत्स तरीके से देखेगा। यहाँ आशाएं भी हैं, जैसे सूरज जी ने लिखा है, जद्दोजहद भरी दुनिया में सब कुछ खोकर भी जब एक बार की नजर आपकी कला को पहचान ली, तो वह क्षण मानो मनुष्य को खुद से फिर छोड़ देता है, या मानो ईश्वर की ओर से एक छोटा सा संकेत होता है कि अच्छे दिन आएंगे। तो ये आशा है। तो वही मानसिक विकार से ग्रस्त होता लेखक भी, जिसके लक्षण आपको धीमे धीमे मिलते चले जाएंगे। सिम्टम नंबर 1, ये शोर मुझे पागल कर देगा, तो दीवार पे मुक्का मारता है। बहुत शुरू में ये सिम्टम उसने दिया। सिम्टम नंबर 2, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को कानों पर रखते वो दबा कर लिए। सिम्टम नंबर 2। थर्ड, घोस्ट राइटिंग में वो लेखक नहीं, ये जो मैंने अभी बोला कसाई था, और वो इस तरह से उसको देख रहा है। सिम्टम नंबर 4, मुझे आपसे मिलना है अभी, मैं जानती हूँ कि आप अब मुझ पर विश्वास करने लगे हैं। ये उसकी सिम्टम शुरू हो गया कि वो अब किसी को फील करने लगा है और उसे साक्षात भी देखने लग गया, जो अभी तक उसके सिर्फ किसी अवचेतन मन में था। सिम्टम नंबर 5, भास्कर की जिज्ञासा अब डर में बदल रही थी। जब टीम दहलीज के साथ में वो सब कुछ हुआ और जोया ने उसे कॉल करके बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, तो वो इस उत्सुकता में था कि जो कुछ मैं सोच रहा हूँ क्या वो वाकई में होने लगा। तो ये उसका सिम्टम नंबर 5 है। यहाँ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस देते पात्र भी हैं, जैसे विक्रम, सुरेश, राधा और जोया, जिन्होंने गैस लाइटिंग इफेक्ट्स दिए हैं। साइकोलॉजिकल जब आप पढ़ते हैं नॉवेल्स तो आप उसको समझेंगे। गैस लाइटिंग इफेक्ट मतलब आप जो सोच रहे हैं आपको दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए जो किया जाता है वो गैस लाइटिंग इफेक्ट, मैनिपुलेशन करके उस पर्टिकुलर पॉइंट को गैस लाइटिंग इफेक्ट बोलते हैं साइकोलॉजिकल नॉवेल्स। इसी तरह ये कहानी कई सारे मोड़ लिए हुए हैं। आगे क्या होने वाला है, अगर आप जरा गौर से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उनका पहले से पूर्व संकेत सूरज जी ने दिया है। जो भी होने वाला है उसका पहले से आप क्लू देते चलें, या परिस्थितियों के द्वारा उनके घटित होने से पहले जो आपने, जैसे मैं एक चीज बताऊं, कुछ भास्कर के लिए फिल्म इंडस्ट्री का पहला और सबसे गंदा समझौता था। सबसे गंदा आपने बता दिया कि अब जो ये समझौता है ये उसके लिए कुछ ना कुछ बुरा करेगा। कुछ सफलताएं ऐसी होती है जो बाहर से चमकदार और भीतर से खोखली होती है।
दैट मीन्स अब वो जो घोस्ट राइटिंग में घुसा है वहाँ उसको नुकसान हुआ है। अगर तुम्हारा ये शौक कहीं से भी हमारे व्यावसायिक प्रोजेक्ट को खतरा पहुंचाता है, अमित वर्मा जब बोल रही है, तो मैं ना सिर्फ तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा बल्कि तुम्हारे उस शौक को जड़ से खत्म कर दूंगा। यानी कि अमित वर्मा कुछ प्लान करने वाले हैं इस चीज को हटाने के लिए। कभी कभी मानव जीवन में प्रेम का आना महत्वाकांक्षी, जुनून और लक्ष्य के रास्ते में एक मधुर बाधा बन जाता है। दैट इज किरण। वो आपने पहले ही बता दिया। ईमानदारी के साथ साथ दर्शकों की नब्ज पकड़ना भी उतना ही जरूरी है। आपका लेखक बोल रहा है कि अब मैं सिर्फ नब्ज पकड़ूंगा। किरण बोलती है तो अब से तुम्हारे सूरज को ग्रहण लगने वाला है। इसका मतलब अब गड़बड़ होगा सूरज की लाइफ, भास्कर की लाइफ। ये समानार्थी 14वें फ्लोर पर अपने फ्लैट की बालकनी से भास्कर का गिरना और गिरकर उसकी दर्दनाक मौत हुई। वो दर्दनाक मौत वाला सीन भी है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं, तो वो भी आपने पहले ही बता दिया। क्या आप उसके करीबी लोग करीबी लोगों किरण पर भी वार करेंगे? आपने बता दिया है कि यह जो वार होगा वो डेफिनेटली किरण पर होगा। इस उपन्यास का सबसे मजबूत वाक्य और सूरज जी के लेखन की उत्कृष्टता मुझे जो इस वाक्य में दिखती है, जहाँ सूरज जी ने साई की पीड़ा को, उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस को भी शब्द दिए हैं। जो आपने बोला, तुम मुझे मोह के लिए बांधते बनाते हो और सफलता के लिए मारते हो। सबसे पावरफुल मुझे ये स्टेटमेंट लगा और सबसे प्रभावशाली लगा किरण का अनेमिया से मरना। और लास्ट सीन में उन्होंने खून का विभत्स रूप दिखाया, रंग छिड़का, जो किसी प्ले में नहीं किया था। वो अनेमिया से उन्होंने उसको जोड़ा। दैट विल बी लेखक भास्कर समझता था कि पाठक और दर्शक की भूख क्या है, जिससे शुरू होता है भास्कर के लेखन का व्यवसाय करना। जो सच्चा लेखक था वो अब बिजनेस में जा रहा है अपने लेखन को लेकर, जिसकी सफलता से इंसान कहानी का एक पात्र भी दुखी हो जाता है और अब वो अपने नाम पर होते दुख के इस व्यवसायीकरण में अपनी मुक्ति गाथा लिखवाने के लिए जाग जाता है। ये लेखक के मानवीय मनोवैज्ञानिक भाव को उजागर करता है। हालांकि शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि भास्कर की मानसिकता में किसी का पदार्पण हुआ है, लेकिन कहानी में आगे बढ़ते बढ़ते आप पाएंगे कि वो पात्र जो साया बनकर भास्कर में मंडरा रहा था, वो महज साया नहीं है बल्कि किसी आत्मा का प्रहलाद। हालांकि सूरज जी ने इसे पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक मोड़ देने की कोशिश की है, लेकिन मैं कहीं इसमें डगमगा जाऊंगा। कहाँ पर बताती हूँ, तुम वो भास्कर नहीं हो जिससे मैंने अपने जीवन में सच्चा इंसान समझकर प्रेम किया था। तो ये सिर्फ इल्यूजन नहीं था, कोई था जो आकर बता रहा था कि हम पहले भी मिल चुके हैं। तो ये कोई आत्मा वाला सीन था यहाँ पर, जिसे आपने साइकोलॉजिकल मोड़ देने की कोशिश की। पेज नंबर 86 पर आप देखेंगे कि टीम दिल्ली मंच का जो स्पॉटलाइट है वो बुझ गया जब लोगों ने अपना मंचन जारी रखा। उसके बाद प्रिया की आवाज़ लड़खड़ा गई, जैसे किसी ने उसकी चेतना को झंझोड़ दिया हो। आगे के दिनों में विक्रम के सिर पर थिएटर का लाइट का गिरना, ये सब। तो अगर ये सिर्फ उसकी मानसिकता होती, उसकी मानसिक चेतना में होता, तो ये टीम दिल्ली को इफेक्ट नहीं करती। तो ये जब दूसरों को भी इफेक्ट कर रहा था, तो डेफिनेटली ये किसी एक जने का सोचा समझा या उसका उद्रेक नहीं। पेज नंबर 92 पर आप लिखते हैं कि भास्कर के हॉल की लाइट्स का फ्लक्चुएट होना, खिड़की पर आहट होना, खिड़की पर एक स्त्री का काला डरावना साया उभर कर। तो ये डेफिनेटली सिर्फ मनोवैज्ञानिक स्थिति नहीं थी, किसी आत्मा का पदार्पण हुआ था, जिसे हम इल्यूजन कहकर बोल सकते हैं। ये मान भी ले कि ये सब उसकी मानसिक स्थिति थी, तब भी इसका असर सिर्फ उस पर ही होना चाहिए था, टीम दिल्ली पर नहीं होना चाहिए। ये कहानी मनस्थिति में फंसे किसी लेखक की नहीं, इनफैक्ट उसके लेखन से उसके किसी जन्म की प्रेमिका जो कभी मुक्त हो चुकी थी के लौट आने की कहानी भी है। यहाँ देखने वाली बात ये भी है कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार मुक्ति के बाद वापस लौटना नामुमकिन है, जबकि जान की मुक्ति के बाद लौट आई। ये एक संशय की स्थिति आपके नॉवल में। कहानी मुझे कुछ ही जगह पर स्पीडी लगी, क्योंकि सर ने पहले ही बोल दिया था कि ये पॉपुलर नॉवल इतने ही पन्नों में सिमट दे तो कहानी भागेगी। लेकिन मुझे सिर्फ 3 जगह पर लगा ऐसा, जब किरण लौट कर आ जाती है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। ये मुझे स्पीडी लगा कि इतना धोखा खाने के बाद में नहीं। सेकेंड की वो बहुत कुछ वो बता रहा है कि मैं बहुत कुछ दिनों से परेशान है, और किरण इमीडिएटली बहुत चिंता में आ जाती है। ये एक दिन में नहीं होता है, चिंता में आने के लिए आपके साथ लगाव होना जरूरी है, जबकि वो अभी लौट कर आई है, 1 घंटा भी नहीं हुआ है तुमको आए हुए। दूसरा कि भास्कर, जिस दिन भास्कर लौटा उसके अगले दिन टीम दिल्ली ने मेंशन शुरू कर दिया, वो भी मुझे इसका फास्ट ट्रैक लगा। हालांकि उपन्यास में समाज को आईना दिखाती कहानियों का लेखक है, लेकिन वो खुद समाज की किसी भी बुराई से ग्रसित नहीं दिखा। कहीं पर भी नहीं दिखाया कि वो भूखा मर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, इन शेड सिर्फ दिखा। वहां वो दिखा कि वो सिर्फ उसके लेखन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।
लेकिन कहीं पर भी लेखक का ये चीज़ कहीं दिखी नहीं। स्टेफन किंग की द शाइनिंग जो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है कि उसकी तरह इस कहानी में भी पैथेटिक से टेरिफाइंग होता जाता है, साधारण कहानी से लेकर आप भयानक तक पे गए उस कहानी की तरह। और नील डिसिल्वा की यक्षिणी जो कि इंडिया के प्लेटफॉर्म पर पूरी बनी हुई है, तो उसकी तरह ग्रिपिंग है, लेकिन लाइट टोन में आपका ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। यहाँ डार्क साइकोलॉजिकल थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया गया है आपके द्वारा। इस उपन्यास में लेखक और उसकी यात्रा को ही नहीं बल्कि सिद्धांत बनाम सफलता, सच बनाम भ्रम, ईमानदारी बनाम दिखावा, तुम्हें क्या चाहिए बनाम मुझे क्या चाहिए, घोस्ट राइटर बनाम रंगमंच का मजबूत स्तंभ, अंधा आतंक बनाम स्पष्ट खतरे और सफलता बनाम क्रूर जीत को भी बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है। कुल मिलाकर ये एक रोमांचक उपन्यास है और आप इसे पढ़ते हुए आनंदित महसूस करेंगे। काफी वक्त में हिंदी में प्रेम कहानी से इधर कुछ इस तरह का उपन्यास आया है जो छोटा भी है, बहुत कुछ समेटे हुए भी है, जिसमें आशा, निराशा, प्रेम, रहस्य, पीड़ा, असमंजस, लगाव और त्रासदी और जो मनोवैज्ञानिक थ्रिलर भी जल्दी से पढ़ लेना चाहिए। Layman can understand the psychology behind the psychological novel। हर कोई समझ सकता है कि मतलब शुरू करने के लिए अच्छा है। अगर किसी ने साइकोलॉजिकल नॉवेल्स नहीं पढ़े हैं, ये नॉवेल पढ़ेंगे तो शायद कुछ और चीज़ों को ढूंढ पाएंगे। ये और भी कुछ इसके अंदर मुझे वीक लगा है, लेकिन इतना ठीक है, अभी के लिए मैं आपको भेज दूंगी। नहीं जो वो है ऊपर लंबा आप सब लोग चाय कोई कॉफी वाला कॉफी तो मैं चाय नहीं पीती। दो, बाकी सब हम तो चाय बिना रहते नहीं। हाँ हाँ कह देते हैं ना उनको। दो एक पन्ने और लिख दे तो उपन्यास के बराबर नहीं, हो इसमें जाता और दो पन्ने हैं, उपन्यास के बराबर हो जाता। और दो पन्ने इसमें हैं जहाँ पर जो मुझे लगा कि जो लूप्स हैं इस नॉवेल में, हाँ वो भी ओपनली बोलने चाहिए। ऐसे ही बता दूं, हाँ बोले आप। कुछ वीक डायलॉग्स मुझे लगे, हाँ। कुछ अननेसेसरी ठूसे हुए शब्द मुझे लगे। बिल्कुल मैंने लिखे हैं। सुझाव और सजेशन तो होना भी उसी के लिए मैं यही लेने आया। जैसे वीक डायलॉग्स मुझे दो लगे, और डेफिनेटली वीक पॉइंट मेरा किरण ही था पूरे नॉवल में। किरण बोलती मेरी कोई भी व्यावसायिक सफलता तुम्हारे प्रेम के सामने कुछ भी नहीं, जो कि उसे मिली नहीं। व्यावसायिक सफल हो जाती तो लौट कर आती ही नहीं, सही वो चली गई थी इसलिए उसको वापस आना पड़ा, तो ये मुझे बहुत वीक लगा। दूसरा, किरण बोलती है आज से तुम मेरे लिए भानु हो, ये मेरा दिया हुआ तुम्हारा निकनेम है भानु, ये मुझे बहुत ड्रामेटिक और फेक लगा। एक बहुत अच्छा नॉवेल चल रहा है, उसके बीच में ये सब फेक चीजें आ रही हैं, ऐसा मुझे मैंने बोला ना, मतलब कई सारी चीजों के लिए कि यार ये मत करो, जिस लेवल पे उपन्यास जा रहा है उस पर ये संवाद जो है इसको। उसके बाद मुझे कुछ शब्द लगे अननेसेसरी, जो लगे मुझे महबूब, सनम, भानु, जानू, अचानक वो ये उर्दू नहीं बना लगे जाता मुझे। है। हाँ, ये मुझे और एक मुझे भी बहुत खराब लगा, सेक्रेटरी का नाम आपने जो मेरा नाम कल्याण। डाला। उसके अलावा एक ये था कि घोस्ट राइटिंग और सेल्फ राइटिंग, ये दोनों चीजें एक साथ में हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर सेल्फ राइटिंग कर रहे हैं तो आपको घोस्ट राइटिंग को छोड़ना पड़ेगा, ये दोनों चीजें पैरेलली चल सकती है, सिर्फ आपको टाइम देना अपने हिसाब से। दूसरा ये कि भास्कर किरण को बता रहा है कि वो बदलाव चाहता है क्योंकि फिल्म सिटी ने उसे अपमानित किया, जबकि उसे अपमानित नहीं किया गया। उसने खुद स्वीकारा था, 50,000 रुपए लिए थे। अपमान तब होता जब वो नहीं करता और उसे लगता, उसने तो स्वीकार कर लिया। इसमें मेरी तरफ से भी एक पॉइंट है, एक तरफ आप मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक और ये सारा कुछ मतलब बता रहे हो कि ये कहानी पुरानी नहीं है, दूसरी तरफ आप इनके लिए अमाउंट बहुत छोटे रख रहे हो। मुंबई जैसे शहर में आप बड़ा पैसा बताते थे, उसमें गलत नहीं था, पर वो अमाउंट इतना छोटा रख रहे हो कि उसमें आप जो फ्लैट किराए में लेने की बात कर रहे हो, मेरे हिसाब से वो फ्लैट विजिट में भी नहीं मिलेगी। ये अगर आप पढ़ा होगा तो ये महसूस किया होगा, आप अमाउंट बड़ा रख सकते थे, मतलब पता नहीं कहीं कहीं आपको लगा होगा कि मतलब 7 लाख में काफी अमीर हो गए। तो ये सबको ही लगेगा, ये सबको ही एक लगेगा। पॉइंट ये भी है कि आपने कहीं नहीं बताया कि उसकी शादी हुई है, वो लिव इन में रह रहे हैं। जैसे कि आपने बोला कि शादी हुई नहीं, वो लिव इन में रह रहे थे। सेकंड, वो गांव से वापस आई, जब वो गांव से वापस आई थी उसकी फैमिली उसको अलाउ कैसे कर रही है? कोई पूछ ही नहीं रहा उसको फोन करके कि तू कहाँ गई, कितना टाइम से तू कहाँ है। वो लिव इन में रह रही है, वो प्रेग्नेंट हो गई है, वो मर गई है, उसका कोई फैमिली वाला नहीं आया। ये मुझे कहानी का लूप होगा। गाँव फैमिली के पास करके भी नहीं है। हाँ, वो मैंने दोनों चीज लिखी है कि कम से कम इन दोनों की फैमिली पर बात होनी चाहिए।
एक जगह पर आप बोलते कि जोया के घर भेज देते हैं किरण को कि उसके सामने वो नहीं आएगी, लेकिन एक दिन रात को एक पंछी आकर टकरा के और खिड़की तोड़ देता है, जबकि उस टाइम पर किरण नहीं है। एक जगह पर आप बोलते हैं कि वो उसके सामने नहीं आएगी, कोई भी अपना मतलब एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं बोलेगी, लेकिन दूसरी बारी आप बताते हैं कि खिड़की तोड़कर वो आ गई और उसने अपना संकेत दे दिया। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट। एक चीज और है कि कहीं पर भी आपने साइकियाट्रिस्ट को नहीं देखा, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, कहीं पर भी साइकियाट्रिस्ट नहीं आया है। वो किरण के लिए सब डॉक्टर हाजिर है, सेक्रेटरी आया था। लेकिन किरण बोलती है कि अब इसका दवा से इलाज नहीं होगा, प्रेम से ही होगा। दवा लगाई कहाँ भाई, कहाँ दवा, डॉक्टर तो आया ही नहीं। इसी तरह से एक पॉइंट आप बताते हैं पूरे नॉवल के अंदर ना, आप भास्कर को कहीं भी आज तक नहीं बताया। नहीं, और लास्ट में आप कपालेश्वर महादेव के मंदिर वहाँ पर वो एक नहीं, उससे पहले भी एक बार बता रहा है। नहीं, उससे पहले भी एक बार बता रहे हैं कि उसने कहीं पर बोला है कि पूरी कहानी में आज तक नहीं था। दो जगह पर अपने आराध्य को बोलता है। आपका हो गया क्या? तो कुछ बातें हैं। एक तो मुझे इस किताब के 3 पेज सबसे खूबसूरत लगे, पेज नंबर 78, 79 और 80। अब वो क्यों खूबसूरत लगे कि केरल का जिस तरह से आपने वर्णन किया ना, हमारे अवचेतन में जिए हुए अनुभव होते हैं ना, हमारे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है आपको लिखने में भी। आप 10-12 साल बम्बई रहे और मैंने भी बहुत देखा है, मैं भी रहा हुआ हूँ। तो आपने बता दिया कि फिल्म सिटी नाम का कोई शहर होगा मुंबई में, फिल्म सिटी से धोखा खाया। आप थोड़ा सा कि भाई अंधेरी में प्रोडक्शन हाउसेस फिल्म होते हैं, थोड़ा सा एक पेज में बताते हैं ना कि भाई मलाड में ज़्यादा है, अंधेरी में ज़्यादा है, और ये लोगों ने अंधेरी में फिल्म प्रोडक्शन हाउस जा के इनको रिजेक्शन मिला या जो भी इनके साथ हुआ। गोरेगांव में भी है, आजकल अंधेरी में ज़्यादा एट प्रेजेंट। और फिल्म सिटी क्या, चित्रपट नगरी है, वहाँ पर शूटिंग होती है। अगर हम गूगल से भी उसको डिटेलिंग पे जाए, चित्रपट नगरी, वहाँ शूटिंग स्थल को कहा जाता है। तो अब कोई बाहर का व्यक्ति, अब आजकल तो मोबाइल के युग में हम सब जी रहे हैं, वो सोचेगा कि भाई फिल्म सिटी में ही कोई ऐसी जगह है जहाँ पर इनको रिजेक्शन भी मिल रहा है, या ये भी सोच सकता है सोचने को। तो वो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आप उसको थोड़ा सा मेहनत करते तो ठीक लगे। जिस तरह से मैंने कहा 3 पेज क्यों खूबसूरत लगे, आपने वो हनीमून गए हैं या घूमने गए हैं, 3 पेज में इतना खूबसूरत वर्णन किया, ऐसा लग रहा है कि आपकी लेखनी में संभावना है। उन 3 पेज में मुझे लगा कि इनके अंदर संभावना है। एक चीज़ का विवरण किया है, 5 दिन की यात्रा में यहाँ घूमा, ये देखा, और जो मेन सेंट्रल थीम है जिस शहर की, वो शहर है ही नहीं उस पूरे नॉवल के अंदर, वो नदारत है। मतलब वह बैंड स्टैंड भी हो सकता था, चर्च गेट, मरीन ड्राइव, कुछ भी हो सकता था, चौपाटी हो सकती थी, वड़ा पाव, भेलपूड़ी, कुछ भी हो सकता था। वो कुछ भी नहीं है, कोई किरदार कुछ। तो हाँ, बस समंदर आया है। और एक चीज़ और मुझे इसके अंदर थोड़ी गड़बड़ लगी, जो मतलब बहुत, मैं लॉजिक के बेसिक धरातल की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पे। आपने 2 अभिनेताओं का कि ट्रेडमार्क की उदाहरण में दिया, और आप यहाँ नाट्य लेखन कर रहे हैं। आप नाटक का उदाहरण देते ना कि भाई विश्व का भी हो सकता है, भारत का भी हो सकता है, और मराठी नाटक का गढ़ है पूना और बम्बई। मराठी नाटक को पैसे देकर देखा जाता है और कवियों को भी सुना जाता है, बहुत से किससे पता है मुझे। तो आप किसी मराठी नाट्यकर्मी का भी कह देते हैं ना कि भाई उन्होंने इस तरह से ट्रेडमार्क किसी पात्र को चुन लिया, कोई भी पात्र, और वो गढ़ा इस तरह से। आपने फिल्म के 2 अभिनेताओं का नाम लिया और आपका सारा पसे मंजर है वो नाटक की तरफ केंद्रित है। ये मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि थोड़ा सा हड़बड़ी में थोड़ा सा इसको भी लिख देते हैं। सर्च के बाद आता तो और अच्छा। हाँ, एक किसी फिल्म बाकी आपने ये कहा कि साइको एनालिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या मनोचिकित्सक या मनोविश्लेषक, तो वही बात तो हम लोगों ने पहले भी कही थी कि भाई वो साया दिख रहा है, उसके ड्रीम में दिख रहा है, जिसको हमारे इसके अंदर कहा भी जाता है कि भाई किस सिंड्रोम के तहत दिख रहा है, वो डे ड्रीमिंग के तहत देख रहा है, ये मति भ्रम होता है, हेलुसिनेशन या डिल्यूजन के तहत दिख रहा है। 2 तरह के और भी भ्रम होते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। तो एक वो मान लो कि किरण ही उसको पासिंग बाय से एक साइकोलॉजिस्ट से ले गई, और एक पेज में विवरण होता है ना, तो वो जो गैप्स होते हैं ना, कनेक्टिंग द डॉट्स, वो आपके फिल हो जाते हैं। तो हम उसके या तो किरण के या भास्कर के या जानकी के और नज़दीक पहुंच जाते हैं, या वहाँ और एक पात्र उल्लेख कर देता वहाँ पर कि सर मैंने एक नाटक पढ़ा था या फिल्म देखी थी जहाँ पर भी एक पात्र पीछे लग जाता है,
वो पात्र उसके ड्रीम्स में आता है, अवचेतन में आता है, फिर उसके पीछे लग जाता है, वहाँ से और कनेक्ट हो जाता पढ़ने वाले, और एक आप मनोचिकित्सक का एंगल दे देते तो इसके जो गैप्स हैं वो थोड़े भर जाते। ये मुझे फील हुआ। सबसे ज़्यादा मुझे निराशा इसलिए हुई कि आप 10 साल बम्बई में रहे, बम्बई नहीं है इसलिए मेरी निराशा इस रूप में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जहाँ रह रहा हूँ वो चीज़ प्रोमिनेंटली आनी चाहिए किताब के अंदर। जैसे केरल का किया इन्होंने, केरल का ऐसा लग रहा है कि ये जाके आए हो, तभी तो कहा वो चला रहा है, वो गए उस पत्र। हाँ, और एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो ये त्र है ये नया आया है कि कोई प्रिंटिंग में आया? त्रासदी, त्र पूरी किताब में ये जो, हाँ पूरी किताब में एक जैसा ही फॉन्ट ये इस उपयोग में लिया जा रहा है। नीचे रह लगा हुआ है। हाँ, वो तो असल में जिस फॉन्ट में छापी गई है उस फॉन्ट का है ये। अच्छा। बाकी तरह में वो हाँ दोनों अलग ही बनेंगे, वो यूं ही बनेंगे। लेकिन बनेगा वैसा। हाँ, वो मुझे लगा कि नया कोई फॉन्ट आया, पूरी किताब में वैसा ही है। वो जिस फॉन्ट में लिखी गई है वो उसमें वो फॉन्ट अगर चेंज कर दे तो अलग। फिर दूसरी बात कि भाई आपकी क्या है कि अभी एक्शन हुआ है, अगले पेज में रिएक्शन, तीसरे पेज में समाधान, मतलब वो एक बहुत इतनी द्रुत गति से इतनी भाग रही है कि उसका स्ट्रगल तो हमने देखा ही नहीं। वो पता नहीं किस बात के लिए लेके परेशान है, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। वो 5 साल हो गए, लेकिन अभी हमारी कहानी में तो अभी शुरू हुआ है। 5 साल में क्या किया वो पता नहीं हमको, लेकिन वो आदमी मिला, उसने काम दिया, और फिर वो फिल्म एकदम फिल्म सिटी से एकदम नाखुश हो गया। किस बात को लेकर नाखुश, आप एक्सप्लेन करते ना थोड़ा कि भाई पहले किसी फिल्म को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके साथ धोखा हुआ, या किसी अभिनेता ने उसे धोखा दिया, या आधी फिल्म में छोड़ दिया गया। ऐसे कई प्रसंग आपको मिलेंगे जहाँ सेट पे थप्पड़ मारा गया, लेखकों ने वो फिल्में छोड़ी। आपको गूगल करेंगे बहुत सारे मिलेंगे, मैं बताऊंगा नहीं। ऐसा कुछ बता देते ना तो वो गैप्स वो फिल हो जाते हैं। तो ये अभी ये 25 पेज हम इसको जोड़ देंगे ना तो ये सारे गैप्स फिल हो जाएंगे। मनोचिकित्सक से संवाद, और ये बम्बई की कुछ यात्रा, बम्बई में लोग किस तरह से रहते हैं, आम लोग भी किस तरह से रहते हैं, उसमें एक ऐसा भी कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो इनकी अलग से मदद को या अलग से देखते हो, ऐसा भी। और नाट्य कर्मियों का जीवन, क्योंकि आपका नाट्य वो स्टार बना है, नाट्य स्टार की हमारे जनरली हमारे पास ऐसी कहानियाँ कम देख को नहीं मिलती। अभिनेता की मिलती है, डायरेक्टर की मिलती है, लेकिन नाट्य कर्मी है आपका। तो ये कुछ चीज़ें मुझे, जैसे वो है मकरंद देशपांडे, तो वो आदमी ने अपनी रंगमंच से ही पहचान बनाई है। मर्जी होती फिल्म करता है तो नहीं करता है ना। तो वो उससे पहले सत्यदेव दुबे हुए हैं बहुत बड़े। सत्यदेव दुबे को ये कह लीजिए कि आप आमिर खान, आशुतोष गोवारिकर और सत्तू भैया भी कहा जाता था, और पृथ्वी थिएटर में ही वो रहते थे, मतलब एक कमरा उनके नाम था कि सत्य सर यहीं रहेंगे। गोविंद नहलानी की 3 फिल्मों में उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा है। सत्यदेव दुबे आप उनकी करोगे शायद, इसमें पार्टी में है, अर्ध सत्य में, और एक और फिल्म है आप करोगे स्क्रीन प्ले बाय सत्यदेव दुबे नाम आता है। तो वो गाली बिना तो बात ही नहीं करते थे। गाली मतलब उनका वेरी गुड है, मतलब ऐसी बात थी। मतलब गाली दी तो आप मुंह ठीक है। हाँ, मुंह ठीक है हाल, लेकिन उन्होंने बहुत सारे अभिनेता अपने नीचे से निकाले हैं। और जहाँ पृथ्वी थिएटर में, आप पृथ्वी थिएटर का भी उल्लेख कर सकते थे कि भाई पृथ्वी में मुझे जगह नहीं मिल रही है, मैं अपना आकाश बनाऊंगा, तो और वजन आता उसके अंदर। हाँ, एक जगह पे इन्होंने कोट भी किया है कि पूरा आसमान है उसके लिए। हाँ, पृथ्वी थिएटर जो है उसके एड्रेस में भी जानकी आता है। फिर आपने लिखा क्यों नहीं? हाँ, नहीं लिखा। मैं वही कह रहा हूँ, है बहुत कुछ है मतलब इसमें, अगर बात करें ना। लेकिन आपने जो भी कुछ किया है फर्स्ट नॉवेल में, आज देखो पहली बार पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, दूसरी बार मैंने पूरी नुक्ताचीनी करी है इसकी। चलो ये छोड़ देते हैं, हम कमियों को छोड़ देते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि वाक्य विन्यास पर आपको सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जैसे एक जगह आता है, मैंने इनसे भी कहा था कि प्रेम को धो डाला। प्रेम कैसे धो सकते हैं किसी प्रेम को? प्रेम में उसने धोखा खाया, धोखा खाने के बाद वो राह चलते ऐसे हो गए कि उन लोगों ने उन्हें धो डाला, ये तो हो सकता है, लेकिन प्रेम को कैसे धो डाला? और ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं। तो सामान्य लिखने का सबसे अच्छा फॉर्मूला यही है कि आपके जिए हुए अनुभव को ही पहले नॉवल में लिखना चाहिए, और वो जितना कॉम्प्लिकेटेड कम हो वो करने की कोशिश करनी चाहिए। अब बात आती है कि इन्होंने तो बहुत अंग्रेजी के नाम दे दिए, वो आप पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो। मैं बताऊंगा आपको, गोपाल दास गहमरी और इब्ने सफ़ी, आपको अगर जासूसी और रहस्य रोमांच कथाएं पढ़नी है, इब्ने सफ़ी को पढ़िए हिंदी में, और गोपाल दास गहमरी को पढ़िए। ये दोनों सुपरस्टार हुए हैं।
मतलब लुगदी साहित्य वालों ने भी इनको पढ़ के सीखा है। नील डिसूजा तो हिंदी वो इंडियन नॉवेल है यक्षिणी, नहीं नील डिसूजा जिसका मैंने नहीं हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा है आपने? नहीं, जो यक्षिणी है ना, मैंने वो बताया कि उसका जो रेफरेंस है कि वो भी लाइट नहीं मैं कह रहा हूँ हिंदी में, प्रॉपर हिंदी में, इंग्लिश पढ़ पाए तो ऑल अच्छा। हाँ हाँ नहीं, वो यक्षिणी हिंदी में ही है। अच्छा अच्छा मैंने इसीलिए कहा कि हर चीज भागती नजर आती है। जैसे आप केरल में गए ना, तो यूं लगा कि आप बिल्कुल जैसे बुलेट ट्रेन से नौका में आ गए, बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, और जैसे ही वापस समुद्र से जमीन पे उतरे और वापस बुलेट ट्रेन में बैठे। वो मुंबई का असर है, मुक्ता जी का बात नहीं मुंबई का असर है। जब मैं मुंबई गई थी तो आज समापन आप ही करते हैं। सब लोग आ रहे भाग ही रहे हैं सभी। वो सबके पॉइंट ऑफ व्यू वही मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, बट मुझे जो सारे की साइड पहले ऐसा लगा कि जैसे इल्यूशन ना हो गया, तो मुझे वो लगा कि इनकी ओवर थिंकिंग है, तो अपना आप ही सोच रहे, लेकिन फिर उसका किरण से क्या लिंक किया, टीम से दैलिस टीम से क्या लिंक किया, तो वो सब डिस्कनेक्टिंग पॉइंट्स लगे, तो उस पर थोड़ा और काम हो सकता है। बाकी मैं आपसे थोड़ा सा सर, वैसे मैं असहमति पर कम बात करता हूँ, मुझे लगता है सबका अपना अपना है, पर जो उन्होंने कवर पेज डिज़ाइन एक उन्होंने खुद किया, ये इसीलिए बधाई के पात्र है। साया जिस तरह से उन्होंने कलम के नीचे लेकर के, जैसे ए पी सर ने कहा था, वो भी बहुत वेल डिज़ाइन था। और ये तो फिर टाइटल तो कुछ भी रख सकते हैं। नहीं, टाइटल की बात आई है, साए की शर्त, लेकिन उसकी गहराई नहीं है, हम उस पर बात कर सकते हैं। जो मैंने कहा कि उसकी मनोविश्लेषक अगर हम दृष्टिकोण से देखें उसको थोड़ा सा है ना और अच्छे से क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग जिस तरह से जैसे कोई बुक अट्रैक्ट करने के लिए पहला पोस्टर, दूसरा उसका टाइटल, तो एकदम से हम अगर उसके, और मैं रियली आपका जिस दिन पत्र वाचन था ना, उस दिन जब मैंने पत्र वाचन सुना है और जिस तरह से आपका जो अभी आपने पढ़ा है इसे, तो मैं ये सोच रहा था कि कहीं ना कहीं मैं कार्तिक कॉलिंग कार्तिक मूवी है ना एक, उससे कनेक्ट करूंगा। और ये बुक मैंने रियली बता रहा हूँ, अभी कुछ 4 दिन पहले ही पढ़ी है। इनसे मैंने पहले पूछा कि मेरे पास बुक, ये कॉपी जो थी ये इधर उधर कहीं होगी, तो मैंने इनसे बात की थी, तो बोले कि मिल जाए तो पढ़ लेना, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। तो अब क्या हुआ कि मैंने वो रात में स्टार्ट की है मैं, और सुबह आप देखिए काम मेरा कोई हो गया, मैंने विदिन 2 आवर कंप्लीट करके और फिर पहला कॉल इनको कि आपकी बुक मैंने कंप्लीट कर ली है और कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास में जो कि रियली में मुझे लगे।